अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नोवेल आर्ट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से आप सबको ईद उल अज़हा की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। इस खुशी के मौके पर मैं आप सबके लिए आज एक नया नावल पेश करने जा रही हूँ। इस नावल को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी लेकर सब्सक्राइब मेरा चैनल और आल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो चले स्टार्ट करते हैं। सारे घर के काम करने के बाद अपनी दुखती कमर पर हाथ रखते हुए वह मुश्किल सीधी हुई थी। उफ, उसके मुंह से बेसाख्ता निकला था। 11:30 बजाती घड़ी को देखकर उसने बावर्ची खाने पर ताराना निगाह दौड़ाई थी। साफ सुथरा बावर्ची खाना उसके रगो पैर में सुकून दौड़ा गया था। अल्लाह का शुक्र अदा करती वह शहर में आई थी। इरादा कमरे में चलकर आराम करने का था। फिर जब सुबह फिर अजानों के साथ उसने काम शुरू हो जाना था। दाएं हाथ पर बने मुर्गियों के डंडे पर नजर पड़े तो ही वो इख्तियार रुकी थी। ये मुर्गियाँ उसके दुख सुख की साथी थीं। वो रोज़ उनका दड़पा साफ़ करके उन्हें खिलाती पिलाती थी। सारी मुर्गियाँ गर्दन छुपाए सुकून से दुबकी हुई थी। पूरे घर में सन्नाटा था। सिर्फ उसके कमरे के दरवाजे से रोशनी के साथ साथ हल्की हल्की आवाज़ें भी आ रही थी। मतलब अभी भी आराम नसीब में नहीं था। चलो दोस्तों, तुम लोगों के नसीब में तो आराम है ना। वो एक प्यार भरी नज़र उन पर डालती आगे बढ़ी थी। गहरा सांस लेती वो सहन पार कर गई थी। उसने धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला था। लो राबी आ गई। जा राबी, मेरी और आफ़ी के लिए चाय ला। समी उससे देखते ही ऑर्डर दिया था। उसके चेहरे पर रकम थकन में इजाफा हुआ था, जैसे वो फ़ौरन से छुपा गई थी। लेकिन आरफ की ज़ेरन नगाह उससे उसके चेहरे के तासुरात मख्फी नहीं रह सके थे। आरफ को चाय की कोई तलब नहीं थी। वो उसके चेहरे को तकना चाहता था, जो कि समी की मौजूदगी में नामुमकिन ही थी। नहीं समीत, रहने दो, राबी को आराम करने दो। देख तो कितनी थक गई है। आरिफ की बेबाक निगाहें अपने वजूद में महसूस करती उसने सर पर मौजूद दुपट्टे को मजीद नीचे खींचा था। उसको आदत है काम करने की। एक एक कप हो जाए जा राबी, सुमी उसने बेपरवाही से कहा। लेकिन वो खुद भी वहाँ रुकना नहीं चाहती थी। इसलिए मैं चाय लाती हूँ। वो कब कहकर पलट गई थी। आरिफ की नज़रों ने उसका पीछा किया था। समी को रगो पैर में चिंगारी दौड़ी थी। ए मनहूस, दरवाज़ा तो बंद करती जा। वो पीछे से चिंगारी थी। जल्दी से वापस पलट कर उसने दरवाज़ा बंद किया था। वो चूल्हे पर उबलती चाय पर निगाहें जमाते पता नहीं कहाँ पहुँची हुई थी। जब अपने पीछे किसी की मौजूदगी का महसूस करती उसने गर्दन घुमा कर देखा, लेकिन अगले ही पल उसे अपने करीब आते देखकर वो एकदम उठ खड़ी हुई थी। आरिफ भा, तुम अंदर बैठो ना, मैं अचार लाती हूँ। वो गैर महसूस तरीके से पीछे हटती बोली। राबी कितना जुल्म करती है तुझ पर मामी और सुमी। वो सिगरेट का कश लेता बोला। समी से वो भाई से फ़ोन पर बात करने का बहाना बना कर आया था। वो तो वैसे भी मौका ढूंढता था उससे बात करने का, उसके करीब आने का। उसकी जान अजाब में आई थी। ऐसी कोई बात नहीं आरफ भा, तुम उस रात के उस वक़्त जब सारे घर में सन्नाटा था, समय भी कमरे में थी। आरफ के बेबाक तेवर देखकर वो खौफ से पीली हुई थी। अरे बैठ ना, खा थोड़ी ना जाऊंगा तुझे जब तक चाय बनाती हैं। चल यहाँ बैठ कर बातें करते हैं। उसने कमाल जुर्रत से उसका हाथ पकड़ना चाहा। आरफ भा अपने हाथ पीछे करती वो झटके से खुद भी पीछे हुई थी। तभी चाय उबलकर चूल्हा गंदा कर गई। सारा मंजर देखती दूर से आती समी उनके के अंदर भांपड़ चल उठे थे। उसके कदमों में तेज़ी आई थी। अरे चाय गिरा दी, अंधी हुआ है तू। एक काम तेरे से ढंग से नहीं होता, मनहूस कहेंगी। समी ने अपनी जलती आग कम करनी चाहिए थी। आरफ को उसके पास देखकर वो शोलों की भट्टी में गिरी थी। आरफ की गहरी बेबाक नज़रों उस पर थी। सिगरेट के कश लेता वो समय के आने से बेजार होता उल्टे कदम चलता बेवर्ची खाने से बाहर जाने लगा था। वो जल्दी से नीचे बैठकर कपड़ा लेकर चूल्हा साफ करने लगी थी। ध्यान कहाँ था तेरा? दूध मुफ्त का में आता है। अपने मनहूस ख्यालों में आधा ज़ाया कर दिया है। मन में जलती आग न बुझी तो उसने उसे बानों से पकड़कर झटका दिया। वो दर्द और जिल्लत के एहसास से कराह कर रह गई थी। सुमी, मुझे नींद आ रही है, तू ही पी ले चाय। आरफ हनूस उसके चेहरे को देखता बावर्ची खाने से निकला था। उसके लहजे में नागवारी महसूस कर रहे समी उसकी तरफ बैठी थी। अरे बन गई है, 2 मिनट रुक जाना मेरे लिए, वो लगावट से बोली थी। नहीं भाई, मुझे सोना है। तू तो वैसे भी सारी रात जागती है। उसने सिगरेट ज़मीन पर फेंक कर पाँव से बुझाई थी। सारी रात वो मोबाइल में मसरूफ़ रहती थी। वो कहकर छत की तरफ से आती सीढ़ियों की तरफ बढ़ा था जहाँ उसका बिस्तर बिछाया गया था। सुन तो आफ़ी, और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे भागी थी। कल समुंदर पर चलेगा ना? आरफ बगैर मुड़े इस बात में सर हिला गया। वो उसकी पुश्क पर नज़र जमाए अपने ही हसीन ख्यालों में खोई हुई थी। ये ले जाए जब उसकी आवाज़ पर चौंकी थी। वो एकदम बिगड़े तेवरों से मुड़ी थी। डूब मर उसमें, मनहूस कहेंगी। ज़रा सी खुशी नहीं देखी जाती तुझसे मेरी। उस पर कहर भरी नज़र डालती कमरे में छा घुसी थी। कप हाथों में पकड़े उसने शिकवा कना नज़रों से ऊपर आसमान को देखा था। बंद आंखों से टुप टुप करते आंसू उसके गालों और गर्दनों को भिगोते चले गए थे।
अम्मा पप्पो को ये जंजाल पूरा साथ लाने की क्या ज़रूरत थी भला। वो इधर उधर भटकते हर साइज़ के बच्चे को गुस्से से देखती बोल रही थी, एक अध को तो हाथ भी जड़ दिया है। अरे चुप, तेरी फुप्पी सुन लेगी तो क्या कर रही है। जौबन परवीन ने भी उसे धमोका चढ़ा था। हाँ हाँ, बाजी को मार पड़ी है। हाँ हाँ हाँ, आरफ की बहन का 10-11 साला बेटा तालियां बजाता उस पर हंसा था। तेरी तो रुक गेंडे के बच्चे। सुमी ने चप्पल उतार कर उस पर दे मारी। वो बाँ बाँ करता रोता अंदर माँ के पास दौड़ा था। ऐ समी, तू चढ़ी तो नहीं हो गई? ज़्यादा तेरे चोटी काट देगी। परवीन ने सर पर हाथ मारकर दहाई दी थी। उस कमबख्त आफ़ी के बच्चे के लिए क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ा है। अम्मा चल यहाँ से निकल अपनी माँ के पास। ज़ाहदा के पास सबसे छोटे पीस को भी उसने झड़का था, वो भी रोते हुए अंदर भागा था। अद्दी, मैं अम्मा को बताती हूँ। दोनों बहनें उसे आंखें दिखाते भाइयों के पीछे गई थी। शुक्र है अम्मा, ये चुड़ैल ज़ाहदा अपने 5 बदतमीज़ बच्चों के साथ फूफो के साथ नहीं रहती। वो बेजारी से कहती है, हाथ चढ़ाती हुई उठी थी। अम्मा बिरयानी दम पर रखती है और कुछ बनाना है। तभी वो दुपट्टे से हाथ पहुँचती बावर्ची खाने से बाहर आई थी। ये जो इतने बड़े टब्बर के पेट है ना, ये सिर्फ तेरी बिरयानी से नहीं भरनेंगे। अम्मा कौरमा भी बनवा लो। आफ़ी से कहें कि रास्ते से नान लेकर दे देगा। वो मज़े से बोली थी, तेरे अब्बा की फैक्ट्रियाँ चल रही हैं ना, जो मैं तेरी फुप्पी के आने पर बिरयानी कौरमा पर पकवाती फिरूँ। परवीन कर चले कटे अंदाज में कहती बावर्ची खाने की तरफ बढ़ी थी। अम्मा, मैं नहीं जाऊँगी। अगर कौरमा नहीं हुआ तो सारा तो ये भूखी आवाम खा लेगी। मुझे अच्छा खाना चाहिए बस। वो पैर पटकती ऊपर छत की तरफ बढ़ी थी। इरादा आरिफ को देखने का था। चल अब तो किस मराकबे में चली गई है। मुर्गी निकाल कर ला फ्रिज से लड़की, वरना सच में तूफान ले आएगी। उसने उसे साकत खड़े देखकर झटका था। वो सर हिलाती आगे बढ़ी थी। जल्दी हाथ चला, 1 घंटे तक हमें निकलना है। समी ने उसके हाथ पाँव फुलाए थे। बुआ, आप फिर सुबह सुबह ये फजूल टॉपिक लिए बैठी गई हैं, नागवारी से कहते हुए हाथ में थामा पराठा टुकड़ा उसने वापस प्लेट पर रखा था। ए मियाँ, क्या बूढ़ी बुआ को भी कोई खुशी नहीं देनी क्या, या ऐसे ही चले जाएं हम हमेशा की तरह? उन्होंने उसे ब्लैक मेल करना चाहा, वो अलग बात थी, कोई ब्लैक मेल होता नहीं था। ऐसी बातें क्यों करती हैं बुआ आप? वो बेजारी से कहता टेबल से उठा था। हम तो जब तक जिंदा हैं तुम्हारी खुशी चाहते रहेंगे मियाँ। वो अब दिदा हुई थी। बुआ, आप इस किस्से को छोड़ दें। उन्हें देखे बगैर बोला था, आप क्या ऐसे अकेले गुजार दोगे सारी ज़िंदगी? उन्होंने बगौर उसका चेहरा देखा। गुजरते रहिए बुआ अच्छे से, प्लीज़ इस टॉपिक को ख़त्म कर दें। उसने कुर्सी अंदर की तरफ की। उसके चेहरे के तासरत पथरीले हुए थे। मियाँ, आप ऐसा भी क्या हो गया कि नाश्ता तो अधूरा छोड़ दिया? बुआ ने उसे उठते देखकर टोका था। बस बुआ, मेरा पेट भर गया, आप मेडिसिन ले लीजिएगा प्लीज़। उसने कुर्सी की पुश से अपना कोट उठाया। ख़राब मूड में भी वो उनका ख्याल रखना नहीं भूला था। अय मियाँ, बुआ ने उसे रोकना चाहा। अल्लाह हाफिज़, उस सपाट लहजे में कहता, ये जा वो जा, मेरी दुआ तुम्हारी बस्ती ज़िंदगी है मियाँ। या अल्लाह, मेरे बच्चे पर अपना करम कर। अपने आंसू साफ़ करते वो नाश्ते के बर्तन उठाती कुर्सी से उठी थी। सुबह फजर से वो काम में लगी हुई थी। 10 बजे तक खाने के साथ सब लोग तैयार थे। मामी, गाड़ी आ गई है, चल जल्दी चल। आरफ बाहर से बोलता अंदर आया था। वो मुर्गियों से छोटी छोटी बातें करती उनका ताना डाल रही थी। आज तो दरबे की सफाई का वक़्त भी नहीं मिला था। आरिफ की आवाज़ पर उसने अपना पीला दुपट्टा सर पर दुरुस्त किया था। सुन तो नहीं चल रही हमारे साथ? उसे उसी रात वाले हुलिये में देखकर वो पास आया था। नहीं आरफा, उसने पलटे बगैर मुख्तसर जवाब दिया था। चल ना, मज़ा आएगा। वो थोड़ा और करीब हुआ था। वो घबरा कर थोड़ा पीछे हुई थी। हाँ ना राबी, सही तो कह रहा है, चल ना, हमारे साथ मज़ा आएगा। पीछे से आती समी की आवाज़ पर वो थक रह गई, जबकि आरफ नोटिस लिए बगैर समी की तरफ पलटा था। उसने हैरत से समी को देखा। ये कैसे हो गया? वो उसे साथ चलने को कह रही थी। ऐ समी, उसको जो लेकर चलेगी तो पीछे घर को कौन तेरा बाप देखेगा या उसकी माँ आएगी कब्र से उठकर? वो परवीन कमरे से बाहर आकर बोली। कम तपी ज़्यादा थी। अम्मा, हमारे घर में कौन सा ख़जाना दफन है जो उसकी माँ कर ले जाएगी? वो भी माँ से कम नहीं थी। हलक में फंसे गोले को उसने अंदर निकला था। अम्मा सही कह रही है समी, तुम लोग जाओ, मैं घर पर हूँ। और वैसे भी अब्बा आ गया तो शोर करेगा। बंद घर देख कर वो दर पे को ताला लगाता आहिस्ता आवाज़ में बोली थी, चलो अम्मा, गाड़ी आ गई है। अंदर से ज़ाहदा की फ़ौज शोर मचाते निकल रही थी। समी ने एक कहर भरी नज़र उन पर डालकर न जाने कैसा खुद पर ज़ब्त किया था। जंजाल पूरा। वो कमरे से ज़ाहदा को निकलते देखकर मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई थी। अब्बा ने कल आना है, अब चलो सब निकलो बाहर। वो उसका हाथ पकड़ती ज़ोर से बोली थी। परवीन ने हैरत से दांत पीसते हुए बेटी को घूरा था। कहाँ वो उसके बराबर नहीं बैठती थी, कहाँ उसे अपने साथ
घसीट रही थी, वो भी आरिफ की मौजूदगी में। हैरत तो आरिफ को भी हो रही थी, लेकिन वो सर झटकता शोर करते बच्चों को बाहर ले जाने लगा था। समी, तुम लोग जाओ, मेरे कपड़े। उसने हिचकिचाहट के साथ अपने गुलाबी बद रंग कपड़ों को देखा था। तेरे सारे कपड़े ही ऐसे हैं, तैयार होकर तूने कौन सा किसी महल की शहजादी लगना है। चल अब। वो उसकी नाना के बावजूद उसे अपने साथ तकरीबन घसीटते हुए बाहर लेगी। इंसान भी कितना बेखबर होता है। तकरीबन तकदीर अपनी प्लानिंग पर अमल करती है, इंसान को उसकी मर्ज़ी के बिना लोकेशन पर खुद लेकर जाती है। सुबह सुबह बुआ से तेज़ बोलने के बायस उसका दिल किसी काम में नहीं लगा, तो वो सब मीटिंग्स कैंसिल करता अपना पसंदीदा जगह आया था और अब पिछले 2 घंटों में सिगरेट फूंकता चला जा रहा था। पहले जो बुआ कभी कभी ये जिक्र छेड़ती थी, अब हर दूसरे दिन उसकी ज़ुबान पर यही बात होती और इसी परेशानी में बीमार भी रहने लगी थी। वो बुआ की परवाह करता था, दिलो जान से करता था। आखिर उन्होंने उसे पाला था, उनके सिवा उसका भला था ही कौन। लेकिन वो अपने दिल का क्या करता जब वो जो अब किसी तौर भी उस बात पर राज़ी होने वाला नहीं था। सब वही समुंदर के आती जाती लहरों से खेल रहे थे। परवीन और शाकरा कुछ और चादर बिछाकर सारे सामान के साथ बैठी थी। क्या ज़रूरत थी अब्बा को अम्मा से शादी करने की, जब अब्बा के पास बीवी और औलाद भी थी। वो समुंदर के लहरों पर नज़र जमाए अपनी गुजरी ज़िंदगी को सोच रही थी। ये सवाल अक्सर खुद से पूछती रहती थी। सुन, मुझे सिपियाँ जमा करके दे, मैं हार बनाऊँगी। सुम्मी साहदा का 1 साल बेटा गोद में लिए उसके पास आई थी, जिसकी रह जा रही थी। लेकिन सुम्मी, अभी तो हम वापस आ रहे हैं, देख तो सूरज में भी उतरने लगा है। दुपट्टा सूरज को देखती और डूबते सूरज को देखती हिचकिचाई थी। वो जगह अच्छी खासी दूर दीवार के साथ उस पार थी। उसे अकेले जाने में डर सा लग रहा था। अरे चल ना, अभी नहीं जा रहे वो, वैसे भी तुझे लेकर जाएंगे। जा जल्दी जा, वरना मैं उस चलते बाजे को समुंदर में फेंक दूंगी। मुसलसल रोते बच्चे को एक धमुका चढ़ती वो तप्पे हुए अंदाज में बोली थी। तू भी ना चल मेरे साथ समी। वो हाथ के देखते हुए बोली, मुझे जाना है, होता तो तुझे क्यों बोलती, काम करना है तू बता, वरना मैं। समी की धमकी पर उसकी नाराज़गी या खौफ से जल्दी से दीवार के साथ तरफ बढ़ी थी। चल जान छुट्टी मनहूस मारी से, अब तो आरिफ पक्का मेरा होगा। वो उसकी पुश को देखती कमीनेपन से बोली थी, फिर नफरत भरे अंदाज में गोद में धड़े बच्चे को देखा। अल्लाह पूछे आफ़ी, तुझे तेरे चक्कर में क्या क्या नहीं करना पड़ता। चल तुझे तेरी डाइन माँ को दे आऊँ। वो उस मासूम को एक और धमुका जड़ती साहदा के पास आई थी। बाजी, उसको भूख लगी है, देख तो कैसे गला फाड़ कर रो रहा है। वो रोता हुआ बच्चा तकरीबन साहदा की गोद में देती परवीन की तरफ भागी थी। अम्मा उससे पूछा, मौका नहीं मिलेगा इस मनहूस से जान छुड़ाने का, बस सब निकलो यहाँ से। मैंने उसे इस तरह सिपियाँ जमा करने भेजा है। नफरत से पुर लहजे में उसके कान से टकराया था, लेकिन वो गौर किए बगैर गाड़ी में बैठा सिगरेट पीता रहा था। अरे तू पागल तो नहीं हो गई? वहाँ घर में उसका बाप बैठा है, उससे क्या जवाब देगी? जो जवान छोकरी को कहाँ छोड़ कर आई हूँ मैं? दूसरे आवाज़ में गुस्से के साथ बेजारी थी। अब्बा को उससे मोहब्बत होती ना, तो माँ के मरने पर बेटी को यूं दरबदर तेरे जैसी जल्लाद तो तेरी माँ के आसरे न छोड़ता, जब पता भी हो कि तू कितनी जालिम है। उसकी बात पर उसने रख कर एक धमुका बेटी को जड़ा था। क्या है अम्मा, तेरा ये हाथ नहीं टूटता? 20 सालों से अब्बा की इस मनहूस निशानी को मारते मारते जो अब मेरे पीछे पड़ गई है। उसने अपनी कमर सहलाई थी। ज़रा सी जो शर्म आती हो, तकलीफ़ सह कर पाला है हड हराम औलाद को, आज यही बातें सुना रही है। परवीन ने उसे धक्का दिया था, पर उस वक्त उसे उस पर छुटकारा पाना था जो उसकी और आरिफ की शादी की राह में सबसे बड़ा कांटा थी। सामने से आती फूफी को देखकर वो एकदम परवीन के दोनों हाथ थाम गई थी। वो देख अम्मा, फूफी नहीं आ रही है, जल्दी सुजुकी में बैठ, वरना फूफी का ये बेटा तेरी बेटी के इश्क में दीवाना होकर उसे ब्याह कर ले जाएगा। उसने हाथ पकड़कर माँ को सीटा था। अरे रुक तो, तेरा बाप मार डालेगा। और तेरा भाई वो हामती हुई गाड़ी में चढ़ी थी, बोलना आवारा थी, भाग गई। इतने साल में सिर्फ अब्बा की वजह से उसे बर्दाश्त किया, लेकिन ये बेहया मौका मिलते ही न जाने किसके साथ भाग गई। नफरत में डूबे जहरखंद लहजे उसे गर्दन मोड़ने पर मजबूर किया। समी ने दोनों हाथों में अपना सर थामा था। सब आ गए, बस जल्दी जल्दी चल यहाँ से। अम्मा, मुझे उल्टी आ रही है। हाय अम्मा, मुझे चक्कर आ रहे हैं। उस लड़की की वावेला मचाने पर सब ने ही दौड़कर सुजुकी के पास आए थे। कुछ ही मिनट में सुजुकी के आगे बढ़ गई थी। सर झटक कर उसने अध जली सिगरेट पर बाहर फेंकी थी, फिर बुझता हुआ मोबाइल लेकर वो गाड़ी से बाहर निकला था। समंदर की लहरें रोज़ की तरह शोर मचाती आगे पीछे होती, रक्स करने में मसरूफ़ थी। सूरज दुनिया को अलविदा कहता समुंदर में डुबकी लगाने लगा। आसमान पर नारंगी रंग फैला हुआ था।
اس بات کرتے 2-3 منٹ ہوئے تھے جب سامنے سے کوئی لڑکی بدحواس سے بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ اماں اماں سمی کہاں ہو تم لوگ؟ وہ بےتحاشا پریشانی سے آواز دیتی ہے ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس کی توجہ خود بخود فون سے ہٹ گئی تھی۔ گلابی شلوار قمیض جو اپنا اصل رنگ کھو کر بدرنگ ہو چکی تھی، بدرنگ پیلا دوپٹہ جو اب سر سے اتر کر کندھوں پر آ گیا تھا، پریشان حال بالوں کی لٹیں چہرے پر جھول رہی تھی۔ اماں، پھوپھی، سمی، اللہ، ماں، وہ تڑپ کر پکارتی اس کے پاس سے گزرتی چلی گئی تھی۔ جو اس کا دوپٹہ ہوا کے زور پر گاڑی کی نمبر پلیٹ سے اٹکتا ہوا گر گیا تھا، لیکن اسے ہوش ہی کہاں تھا۔ وہ بالکل ساکت سا کھڑا اس کا تڑپنا بلکنا دیکھ رہا تھا، پھر جیسے اچانک ہوش میں آتا اپنی گاڑی کے دروازے پر ہاتھ رکھا ہی تھا جب وہ اچانک اس کے سامنے آئی تھی۔ بات سنیں، آپ نے میری اماں کو دیکھا ہے؟ اماں سمی، وہ ابھی یہیں تھی، ہمیں حیدرآباد سے آئے تھے گھومنے۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، آنکھوں سے تر چہرہ، بکھرے بال، دوپٹہ غائب، ایک پاؤں میں چپل، دوسری میں ندارت تھی۔ نہیں، سرد سپاٹ لہجے میں کہہ کر اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ وہ یہیں ہماری سوزوکی کھڑی تھی۔ کہاں گئے سب لوگ؟ اللہ، وہ اس کی طرف دیکھتی، پھر آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ تمہیں چھوڑ کر چلے گئے؟ اب ہٹو سامنے سے، بلا رہا تھا، اس کے منہ سے نکلا تھا، لیکن پھر خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے اس کے سامنے سے ہٹنے کو کہا تھا۔ اس کی بات پر وہ بالکل پتھر ہوئی تھی، سامنے سے کیا ہٹتی؟ چلے گئے؟ لیکن کہاں؟ اسے سانس لینے میں دقت پیش آئی تھی۔ تمہاری بہن کے کہنے پر تمہاری ماں تمہیں چھوڑ کر چلی گئی، وہ لوگ چلے گئے ہیں، تمہاری سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ اب ہٹو سامنے سے، وہ انتہائی صفاقی سے کہتا۔ کھلے دروازے سے میں بیٹھنے کو تھا جب وہ ایک دم آگے بڑھتی اس کے پاؤں پکڑ گئی۔ آپ کو اللہ کا واسطہ، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، مجھے بتائیں وہ کہاں گئے؟ مجھے تو میرا گھر کا راستہ بھی نہیں معلوم، میں کہاں جاؤں گی؟ وہ اس کے دونوں پیروں پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر روتی ہے۔ بتکا تھا۔ اٹھو یہاں سے، تم پاگل تو نہیں ہوئی؟ آئی ایم ناٹ یور پرسنل سیکرٹری، میں تمہارا ذاتی عہدے دار نہیں ہوں، میری طرف سے تم کہیں بھی جاؤ، میرے پاؤں چھوڑو۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے پاؤں چھڑائے تھے، نتیجتاً وہ پیچھے زمین پر گری تھی، پھر ایک دم اٹھ کر اس کے آگے اپنے ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ مجھے بتا دیں اللہ کے لیے، وہ زندگی میں پہلی بار اپنے آگے کسی کو تڑپنا بلکتا دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کہاں سے مصیبت گلے پڑ گئی تھی، اسے اس لڑکی کی دماغی حالت پر شک ہوا تھا، ساتھ ہی اس کا دماغ گھوما تھا۔ تمہاری بہن تمہاری ماں سے کہہ رہی تھی کہ تم بھاگ گئی ہو کسی کے ساتھ، اب میرا سر نہیں کھاؤ، گو ٹو ہیل، جہنم میں جاؤ۔ وہ غصے سے دہاڑا، اس کے سر پر آسمان گر پڑا تھا جیسے پتھر کی ہوئی تھی، رونا خود بخود بند ہو گیا تھا۔ اماں، تو ہمیشہ کہتی تھی صرف سمی ہی ابا کی بیٹی ہے، اب سچ میں صرف سمی ہی ابا کی بیٹی رہے گی، وہ خود کلامی کے انداز میں کہتی ہے۔ مڑ کر بھاگنے لگی تھی۔ وہ ہوں کہتا، بونٹ میں اٹکا اس کا دوپٹہ دور پھینکتا، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ وہ انجان لڑکی اس کا موڈ انتہائی خراب کر چکی تھی۔ جو ہی اس نے گاڑی آگے بڑھائی، بلا ارادہ اس کی نظر سمندر کی جانب اٹھی تھی۔ ایڈیٹ! اس کے منہ سے دہاڑ کی صورت میں لفظ نکلا تھا اور پاؤں بے اختیار بریک پر پڑا تھا۔ ہائے، میں لٹ گئی، برباد ہو گئی، میرا منہ کالا کر گئی، ناگن کی اولاد! پروین اپنا سینہ پیٹ رہی تھی۔ ارے پروین، جوان لڑکی ہے، دیکھ تو لیتی ادھر ادھر، ایسے ہی کوئی بھاگتا ہے کیا بیٹیاں چھوڑ کر؟ شاکرا کو قرار نہیں آ رہا تھا۔ پھوپھی، توبہ توبہ، اپنے عاشق کو پہلے ہی فون کر کے بلا لیا تھا اس نے، میں نے تو اتنا منع کیا لیکن میری ایک نہ سنی۔ میں جب تک اماں کو بلاتی وہ اس لڑکے کے ساتھ اسکوٹر پر بیٹھ کر چلے گی، بس اتنا کہا کہ اماں میری شادی ایاز سے کروا دے گی، میں اس لڑکے سے پیار کرتی ہوں۔ سمی کے بولنے پر پروین نے اپنے گال پیٹے تھے۔ تو بتا تو دیتی ہمیں، شاکرا نے اسے ڈپٹا تھا۔ ہائے پھوپھی، میں نے بتانا چاہا لیکن اس نے کہا خبردار جو تو نے کسی کو بتایا، میرے عاشق کے پاس پستول ہے، اس نے دکھایا بھی پستول۔ پھوپھی، میں نے تو اپنا دل پکڑ لیا، آفی ضرور غیرت کے نام پر اسے الجھتا، لیکن پھوپھی پستول دے کر میں چپ ہو گئی۔ آخر آفی کی زندگی کا سوال تھا۔ پروین بیٹی کی ایکٹنگ پر اشش کر اٹھی تھی۔ واہ واہ واہ! تو مجھے صرف اشارہ کرتی، پستول کی ساری گولیاں اس کمینے کے سر پہ بنا مارتا تو میرا نام بھی حرف نہ تھا۔ وہ کف اڑا رہا تھا۔ ہائے بدبخت جنم لے جلی! ہائے شکرا، میں تیرے بھاؤ کو کیا کہوں گی، مار ڈالے گا مجھے، میں نے اس کی بے حیا بیٹی کی کرتوت پہلے ہی اسے کیوں نہ بتا دیا، میرے کوکھ سے جنم لیتی تو میری سمی جیسی شریف بھی ہوتی نا۔ وہاں اڑے پڑے اڑوس پڑوس میں بھی اس کے قصے مشہور ہونے لگے تھے۔ دنیا تو مجھے یہ الزام دے گی، سوتیلی ماں جو ٹہری! ہائے منحوس ماری، کچھ تو سوچا ہوتا۔ پروین نے تو جیسے تیسے مصنوعی آنسو برآمد کر لیے تھے جن کو چھپانے کے لیے اس نے دوپٹہ منہ پر رکھ لیا تھا۔ ایسی لگتی تو نہیں تھی، مجھے دھوکہ دیا ہے اس نے، میرے ہاتھ لگے یہ، میں اس کے اور اس کے عاشق کے ٹکڑے کر دوں گا۔ یاس مغلظات بکتا زخمی شیر بنا بیٹھا تھا۔ پھر تجھے لڑکیوں کی پہچان ہی نہیں ہے بیٹا، پھر بہت ہی سادہ تیرا بیٹا شاکرا۔ اب میری سمی کو ہی دیکھ لے، دونوں کی پرورش میں نے کی تھی، لیکن بس ساری بات خون کی ہوتی ہے۔ پروین پہلی بات ایاز سے کہتی اب شاکرا کو شیشے میں اتار رہی تھی۔ کیا دنیا اتنی ظالم بھی ہو سکتی ہے؟ وہ کہاں جائے گی اسے تو پتہ بھی معلوم نہیں، اور یہاں تو بات دوسرے شہر کی تھی، وہ اس وقت کراچی میں تھی۔ ماں اسے جنم دیتے ہی مر چکی تھی، جبکہ باپ کی زندگی میں پہلے ہی بیوی تھی اس کی ماں، اس کے باپ کی دوسری بیوی، وہ مجبوری تھی۔ پروین اس کی سوتیلی ماں تھی، سمی اس کی سے 2 سال بڑی سوتیلی بہن، فیاض اس سے 5 سال بڑا سوتیلا بھائی۔
اس کی پھوپھی اپنے بیٹے عارف اور بیٹی زاہدہ کے ساتھ سکھر سے آئی تھی۔ عارف اسے دلچسپی رکھتا تھا، یہ بات ڈھکی چھپی نہیں تھی، اور سمیع عارف سے شادی کرنا چاہتی تھی، کاش وہ نہ آتی۔ اس کے جسم کے کئی حصوں پر جلنے اور نئے پرانے زخموں کے نشانات تھے جو اس کے ماں اور بہن کے نامات تھے۔ اس کی روح تک چھلنی تھی، لیکن آج جو اسے زخم ملا تھا وہ سب سے کڑا تھا۔ وہ اس زخم کا واحد علاج موت تھا۔ اگر معجزاتی طور پر گھر چلی بھی جاتی تو وہ جانتی تھی وہ غیرت کے نام پر قتل کر دی جاتی۔ اب کچھ بھی نہیں جو بچا تھا اس کے پاس، نہ گھر، نہ رشتہ اور نہ ہی عزت۔ اسے مر جانا چاہیے۔ اس کے قدم سمندر کی لہروں کے تعاقب میں آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ آر یو میڈ؟ پاگل ہو تم؟ کوئی اسے بازو سے پکڑتے ہوئے اس کا رخ اپنی طرف کرتا پوری قوت سے دہاڑا تھا۔ وہ وہی تھی۔ سمندر کے شور میں اس کی بلند آواز بھی قدرے دب گئی تھی۔ اس کا سر ربر کی گڑیا کی طرح اس کے سینے سے ٹکرایا تھا۔ اس کے حواس جھنجھا اٹھے تھے۔ چھوڑو مجھے، میں مر جاؤں تو اماں سمیع کی سب کی زندگی سکون آ جائے گا۔ ہوش میں آتے ہی اس نے تڑپ کر اس کی گرفت سے اپنا بازو چھڑوانا چاہا۔ جنہیں تمہاری پرواہ بھی نہیں، جو تمہیں ایسے اکیلے چھوڑ کر چلے گئے، ان کے لیے تم اپنی جان دو گی؟ وہ اب اس کے بازو پر اپنی گرفت سخت کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ پانی کی لہروں میں اضافہ ہو رہا تھا، پر پرواہ کسی کا نہ تھی۔ دونوں ہی آنکھوں میں ایک جنون سا تھا۔ کہاں جاؤں گی میں؟ میرے گھر کا راستے بھی معلوم نہیں۔ عزت تو پہلے ہی 2 کوڑی کی کر گئی ہے وہ بھی بہتی آنکھوں سے چلائی تھی، تو ان کی سزا تم خود کو دو گی؟ وہ اس کے بازو کو جھٹکا کر بولا۔ اسے اس لڑکی پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ اس کا دل کیا ایک تھپڑ مار کر اسے اپنے پانی میں گم کر دے۔ سزا؟ میں نے تو پوری زندگی بس اپنے پیدا ہونے کے جرم کی سزا کاٹی۔ آپ امیر لوگوں کو کیا پتہ دکھ تکلیفیں کیا ہوتی ہیں۔ میرے پاس بس ایک ہی راستہ ہے، موت کا۔ اللہ کا واسطہ ہے چلے جاؤ یہاں سے، یہ دنیا مجھے جینے نہیں دیتی، مجھے سکون سے مرنے تو دو۔ وہ اس کے آگے اپنے دونوں ہاتھ جوڑتی وحشت ناک انداز میں چلائی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں مرنے کا، جاؤ مرو۔ اس نے بنا سوچے سمجھے جارحانہ انداز میں اپنی کچھ لمحے پہلے والی خواہش پر عمل کر ڈالا۔ اگلے ہی پل وہ سمندر کی ظالم لہروں کے حوالے تھی۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر سر سے پاؤں تک بھیگی اپنے پیلے بدرنگ دوپٹے میں مشکل خود کو چھپائے رونے میں مصروف تھی، جبکہ وہ لب پیچھے پہنچے ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ ساتھ موبائل میں کسی ویمن ہاسٹل کی لوکیشن دیکھ رہا تھا۔ تمہارا کوئی ریلیونٹ رشتہ دار یہاں کراچی میں نہیں رہتا؟ اس نے موبائل سے نظریں ہٹا کر سامنے سڑک پر دیکھتے ہوئے موڑ کر کاٹا تھا۔ لہجے میں انتہائی بیزاری چھلک رہی تھی۔ بیٹھے بٹھائے مفت کی مصیبت گلے پڑ گئی تھی۔ اسے خود پر حیرت ہو رہی تھی۔ اتنا خدا ترست وہ کبھی نہیں تھا۔ نہ جانے اس لڑکی کی شکل دیکھ کر اسے ترس آیا تھا، اس کے اپنوں کی بے حسی پر غصہ۔ نہیں، ہم تو حیدرآباد میں رہتے ہیں، یہاں تو سمندر دیکھنے۔ اپنی بے بسی پر وہ بات مکمل کیے بغیر پھر پھوٹ کر روتی۔ اس کا پارا چڑھا تھا۔ اسٹاپ اٹ، بند کرو، تمہیں رونے کے علاوہ کبھی کوئی کام نہیں آتا۔ اب اگر تمہاری آواز بھی آئی نا تو یہی اتار دوں گا، پھر میری طرف سے تم بھاڑ میں جانا۔ آئی ڈیم کیئر، از دیٹ کلیئر ٹو یو؟ مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ میری بات تمہیں سمجھ آ گئی نا؟ وہ ذرا سی گردن موڑ کر دھاڑا تھا۔ اس وقت اسے کوئی بھی ویمن ہاسٹل نہیں مل رہا تھا۔ جو تھے وہ ورکنگ ویمن ہاسٹل تھے، اور اس لڑکی کو دیکھ کر وہ اندازہ کر سکتے ہیں نوکری نہیں کر سکے گی۔ اس کے غصے سے وہ سہم کر فوراً سے چپ ہوئی تھی۔ بڑی مشکلوں سے اسے ایک ہاسٹل ملا تھا۔ اسے اپنے ساتھ آنے کا کہہ کر وہ گاڑی سے اترا تھا۔ بڑی سی عمارت کو دیکھتے ہوئے وہ بھی اس کے پیچھے اتری تھی۔ اندر اطلاع کے بعد چوکیدار نے ان کے لیے گیٹ واقع تھا۔ وہ ڈری سہمی ان کے پیچھے چل رہی تھی۔ چوکیدار کی ایک ہی بے باک نگاہ اس کے گیلے وجود کو تول گئی تھی۔ وہ خود میں سمٹی تھی۔ اس کی نگاہوں میں چھلکتی خباثت اس کی ریڑھ کی ہڈی تک میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی تھی۔ آفس کہاں ہے؟ اس نے پیچھے مڑ کر پوچھا، لیکن اسے اس لڑکی کو بے باکی سے گھورتے دیکھ کر اسے اپنی مٹھی بھینچی تھی۔ وہ اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی نامحسوس طریقے سے اس کے پہلو میں جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے شوروں کو دیکھ کر چوکیدار ہڑبڑا کر ہوش میں آیا تھا۔ وہ صاحب وہاں سامنے سے ہے آفس، میڈم کو اطلاع کر دی گئی ہے۔ اس کے پہلو میں دیکھنے سے گریز کرتا اس ادب سے بولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ویسے بھی یہاں کی میڈم حکم تھا کہ لمبی گاڑیوں میں آنے والے پوری اثر شخصیات کو ادب سے ڈیل کرنا ہے، اور اس کی تو آنکھوں کے سرد تاثرات ہی مقابل کو روب کے گھیرے میں لے لیتے تھے۔ وہ اسے اپنے ساتھ آنے کا کہہ کر آگے بڑھنے لگا۔ ارے وہ دیکھ، معصوم سی چڑیا، نسوانی آواز پر باغ کہہ کے دونوں کے کانوں سے ٹکرائے تھے۔ اس کا دل ڈوبا تھا۔ وہ ادھر ادھر دھیان دیے بغیر ناک کے سیدھے میں چلتا جا رہا تھا۔ آئیے لگ بھگ 45-46 سالہ خاتون سر پر دوپٹہ لیے آفس کے باہر تھی۔ معاذ فاروق، مجھے یہاں کی انچارج سے ملنا ہے، وہ اپنی ربارب آواز میں بولا تھا۔ مجھے جانے کیوں؟ اس نے سر اٹھا کر اپنے پہلو میں کھڑے شخص کو دیکھا تھا۔ جی مجھے اطلاع مل چکی ہے، میں ہی انچارج ہوں یہاں کی، میڈم روزی۔ آئیے
उसने अंदर कदम बढ़ाए थे, वो भी मन मन के कदम उठाते उसके पीछे आई थी। निशा के इंसान हुए भी आधा घंटा हो चुका था। पिछले 1.5 घंटे से वो अपने साथ लिए खुआर हो रहा था। उन दोनों का नशीब संभालने का कहकर वो सामने अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ी थी। जब मुआज़ उन दोनों का नशीब संभालने का कहकर वो अपने सामने अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ी थी। जब जी मुआज़ साहब कहिए, क्या खिदमत कर सकती हूँ मैं आपकी? उसने नहायत नरमी से एक नज़र उसे देखकर मुआज़ से पूछा था। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी और बेचैन निगाहों से सारे कमरे को देख रही थी। ओह, मैंने तो आपसे चाय का पूछा ही नहीं, इंतहाई बासत से कहती हुए मैडम रोज़ी ने फ़ोन का रिसीवर उठाया था। नो थैंक्स, मुझे एक रूम चाहिए, लेकिन मेरी शराइत पर। वो हाथ उठाकर उसे रोकता असल बात की तरफ आया था। वो अब मैडम रोज़ी को हर महीने किराए की दस्तियाबी और उसके जॉब ना करने की शराइत बता रहा था। वो यकटक उसे देख रही थी। जी आपकी शराइत पर रूम अवेलेबल है, नाम बताएं उनका। मैडम रोज़ी को सिर्फ पैसों से तलब था। उसने फॉर्म निकालते हुए पूछा। यहाँ पर भी नौकरी पेशा ख़वातीन को रखा जाता था, लेकिन उसकी शख्सियत और भारी मुआवजे देखकर मैडम रोज़ी ने उसके लिए फ़ौरन से कमरा का बंदोबस्त कर दिया था। नाम तो वो जानता ही नहीं था। उसने सवाल नज़रों से उसकी तरफ देखा। राबील हल्काते हुए उसने अपना नाम बताया। तभी कोई बगैर इजाज़त अंदर आया था। मैडम, आज मैं जाऊँगी पार्ट। वो बोलते बोलते उन दोनों को देखकर चुप हुई थी। एक पल को मैडम के चेहरे का तब्दील होता रंग मुआज़ फ़ारूक के ज़ेरा निगाहों से मख्फी नहीं रह सका था। आपकी नानी की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई, वो कुछ तंबीह लहजे में बोली थी। मुआज़ की नज़रें खुद पर महसूस करती, वो खुद को संभालती कोई हुई मुआज़ की जानिब मतवज्जा हुई। हॉस्टल रूल्स बहुत सख्त हैं। शाम 6 बजे के बाद कोई बाहर नहीं जा सकता। वो नशीली लहजे में उससे मुखातिब थी, लेकिन वो जान चुका था कि मैडम रोज़ी का लहजा उसका साथ नहीं दे पा रहा। मैडम रोज़ी को भी उसकी जहानत भरी आंखों ने बहुत कुछ बावर करवा देता। जी मैडम, डॉक्टर्स पर उम्मीद नहीं है, मुझे जाना होगा। आप ड्राइवर के साथ, आप डॉक्टर से कहें, आप ड्राइवर और नईम से कहें मेरे साथ चले। उसने भराई हुई आवाज़ में कहा। ओके, आप जाकर रेडी हो, मैं कहती हूँ। उसे बाहर जाने का कहकर फिर उसकी तरफ मतवज्जा ही वो जाने के लिए खड़ा हुआ था। न जाने क्यों राबील के दिल ने चाहा वो उसे रोक ले। वो भी उसकी तकलीद में खड़ी हो गई। बेटा, आप बैठे, मैं अभी किसी को तो भेजती हूँ, आपको रूम दिखा देता है। आप खैर समझो इसे अपना। अब वो प्यार से कहती है। उसके सर पर हाथ फेर कर मुआज़ के साथ बाहर निकल गई थी। उसके जाने से उसे परवीन और समी के साथ छोड़ जाने से ज़्यादा खौफ हुआ था। एक सहमी हुई नज़र ऑफिस पर डालकर वो भी बाहर निकली थी। ओके मुआज़ साहब, आपके रिश्तेदार अब महफूज हाथों में हैं। इंशाल्लाह आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैडम रोज़ी की अलविदाई कलमात का जवाब दिए बगैर वो लंबे लंबे डग भरता गेट की तरफ मुड़ा था। उसकी आंखों में न जाने क्यों मुआज़ फ़ारूक का अक्स धुंधलाया था। वो जो उसे चाहते हुए देख रही थी, एकदम चौंकी थी। अरशद, बच्ची को नौरैन वाला रूम दिखा दो। आंखों की नमी को अंदर तक उतारते हुए उसकी एक आखिरी नज़र चाहते हुए मुआज़ फ़ारूक पर डाली थी। दिल पर मरूम पोंछ लिए उसका कदम आगे बढ़ाए थे। छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। उसको परवीन को बेटे को संभालना मुश्किल हुआ था। मेरी बेटी की ऐसा नहीं कर सकती। नजीब अल्लाह बड़बड़ाता हुआ दीवार से चाला था। अरे कैसे कैसे ना किस्से मशहूर हुए थे तेरी बेटी के बारे में। तुझे अब हवा भी लगने नहीं देती थी। तू अगला सांस भी ना ले पाता। परवीन नफरत से बोली थी। मैं गवाह हूँ बस। उम्मीद फुकफे से आग में तेल डालती रहती थी। हैरत अंगेज तौर पर उसका बाप बिल्कुल चुप हुआ था। अरे यार, मुझे क्या पता था ऑफिस में कोई बैठा है। अब देखना मेरी बेइज्जती पक्की। ये उसी लड़की की आवाज़ थी जो अभी ऑफिस में आई थी। मैं तो मैडम को रात की पार्टी का याद करवाने गई थी कि कहीं वो इस बारे में उस नईम की कोई इजाज़त ना दे दे, लेकिन मैडम ने भी मेरी मरी हुई नानी को बीमार करवा दिया। बेहंकम कह के उसका लब फेंचे थे। वैसे यार ज़बरदस्त बंदा फिसाया है उस पर। मैडम ने जितना हैंडसम खुद है उतना ही शानदार उसकी गाड़ी है। वो मासूम सी चिड़िया, पता नहीं मैडम किस तरह से ट्रैप करेगी। आगे भी कोई मामूली बंदा नहीं है। वो दान जमाए वो एकदम रुक कर वापस मुड़ा था। उसे आता देखकर चौकीदार जो गेट खोलने लगा था उसे यूं अचानक वापस पलटता देखकर हैरत का शिकार होता। उस लड़की को वापस लेकर आओ। वो सामने से आते आदमी को देखकर बारोब अंदाज में बोला था। उसकी आवाज़ में सख्ती और गुस्सा महसूस करके वो सर हिलाते हुए जाने के लिए मुड़ा था, लेकिन तभी मैडम रोज़ी को बाहर आते देखकर वो रुका था। क्या हुआ मुआज़ साहब? उसने परेशानी से पूछा। क्या कहा मैंने तुमसे? उसे लेकर आओ फ़ौरन, वो गुस्से से चिल्लाया। उसके तेवर देखकर मैडम रोज़ी गड़बड़ाई थी। मुआज़ साहब, उसने हाथ उठाकर उसे कोई भी सवाल करने से रोक दिया था। जब भी वो सामने से आती दिखाई दी थी, लेकिन उसे देखकर उसके कदमों और आंखों से बहने वाले आंसू में तेज़ी आई थी। चलो। राबील के करीब आने पर वो आगे बढ़कर उसकी कलाई पकड़ते हुए गेट की तरफ बढ़ी थी। मुआज़ फ़ारूक कोई बेवकूफ़ मर्द नहीं था, चांद दीदा इंसान था। बंदे के चेहरे से पहचान लेता था कौन कितना पानी हुई। मैडम रोज़ी एक नज़र में ही उसे पहुंची हुई औरत लगी थी, लेकिन उसे किसी भी तरह उसे गले पड़ी मुसीबत से जान छुड़वानी थी। और बिना जाने क्यों वो वापस आ गया था, और वो रोना धोना भूलकर उसके साथ घसीटती चलती जा रही थी। मुआज़ साहब, कुछ तो बताएं, कोई गलती हुई है या क्या? मैडम रोज़ी हाँफते हुए उसके पीछे गेट पर आई थी। उसे पिछली सीट पर तकरीबन धक्का देकर उसने दरवाज़ा जोर से बंद किया था। इस हॉस्टल की आड़ में जो धंधा तुम कर रही हो वो मैं तुम्हें देख कर ही जान चुका हूँ। उस पल का रुक कर उसने मैडम रोज़ी को आईना दिखाया था, फिर ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठा था। उसके जारहाना अंदाज देखकर मैडम रोज़ी जल्दी से पीछे हुई थी, वरना यकीनन वो गाड़ी उस पर चढ़ा ही देती।
थी। उसकी बात का मतलब जानकर वो लबों पर हाथ रखती अपनी हिचकियाँ रोकने लगी थी। हाँ यार, कहाँ है तू? ओह, तू कितने दिन बाद आएगा? नहीं नहीं, बस एक मुसीबत को गले लगा बैठा हूँ। नहीं नहीं, परेशानी की बात नहीं है, मैं हैंडल कर लूँगा। ओके बाय। फ़ोन काट कर उसने फ्रंट सीट पर फेंका था, फिर गाड़ी को सड़क की किनारे को ला कर रोका था। मुसीबत? राबील के दिल में ने वही अजियत महसूस की थी जो परवीन की बातों से वो सारी जिंदगी सहती थी। बाहर छाए अंधेरे को देखकर एक पल को उसका दिल डूबा था। हाँ, मुसीबत एक बोझ ही तो थी वो इस दुनिया के लिए। सुनसान सड़क, अजनबियात, मर्द। मैडम रोसी, ज़िंदगी में ये मोड़ भी आएगा, उसने अपने 20 साल ज़िंदगी में कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। वो अरसान थी, रब ने उसे बेकार लोगों के लिए बोझ पाई से नफरत पैदा किया था। अगले ही लम्हे कुछ भी सोचे समझे बगैर वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलती बाहर निकलकर आगे की तरफ भागी थी। वो जो सिगरेट सिलगाने में मसरूफ़ था, उसे अचानक अफ्ताब पर एकदम अलर्ट होता उसके पीछे गाड़ी से बाहर निकला था। इंतहा से ज़्यादा उसका ज़बत आजमा चुकी थी। तेज़ कदमों से भागते हुए मुआज़ ने उसे जा लिया था। उससे पहले कि वो संभलती आओ देखा ना ताओ मुआज़ ने उसके गाल पर एक रख कर थप्पड़ दे मारा था। वो धान पान से लड़की भारी भारी मर्दाना हाथ न सहते हुए दूर जाकर ज़मीन पर गिरी थी। डू यू थिंक आई एम अ फूल? तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ? दो चार और अंग्रेजियों के महजब गालियों से वो खुद को नवाजते हुए वो उस पर बरस पड़ा रहा था। वो ज़मीन पर गिरी तरफ तर कर हो रही थी। ये तकलीफ थप्पड़ की नहीं, अपनी नाकदरी पर थी। तभी बादलों ने भी जोर से गरजते हुए उसके दुख पर मातम का ऐलान किया था। वो जो बादलों के बरसने और गरजने पर मरने लगती थी, आज बेवकूफ़ सड़क पर पड़ी अपने नसीबों को रो रही थी। वो होंठ भैंसे कुछ कदम दूर खड़ा उसे घूरने में मसरूफ़ था जब अचानक वो उठी थी। उसकी अगली हरकत पर एक लम्हे के लिए शिद्दत रह गया। उसने अपना गिर्द लपेटा वो पीला बदरंग गीला दुपट्टा उतार कर उसके पैरों पर रखा था। मुझसे निकाह कर ले, मैं आपके सारे काम कर दूंगी। झाड़ू पोंछा मुझे सब काम आते हैं। मुझे अपनी ज़िंदगी में नहीं, अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दें। मुझे सारी ज़िंदगी अब कुछ मानो नहीं मांगूंगी आपको, अल्लाह का वास्ता। नौकरी नौकरानी बनकर आपकी बीवी बच्चों की खिदमत। जब शट योर माउथ, अपना मुंह बंद करो। उससे पहले कि वो जुमला पूरा करती मुआज़ उसके दोनों बाजों को अपनी बेरहम गिरफ्त में जकड़ते हुए खड़ा करके दहाड़ा था। क्या जानती हो तुम मेरे बारे में? हाँ बोलो। अपने बेहद करीब उसकी आंखों के निकलते शोलों एक पल को राबील को खौफ में मुबतला करके, लेकिन अगले ही पल जिंदगी का चंद ही घंटों में आने वाला भयानक रूप उस पर फिर से उसके सामने आया था। बाजों में होता दर्द, उसका गुस्सा, गुर्बत, वो सब भूली थी। क्यों बचाया फिर मुझे? क्यों लाए फिर वो मुझे वहाँ से? वो गंदे लोग थे ना। मर जाती मैं पंखे से लटक कर। वो जला कर बोलती रो पड़ी थी। मुआज़ की गिरफ्त हिली हुई थी। उन सवालों के जवाब तो उसके पास भी नहीं थे, क्योंकि अब मुझे मरना ही है। कोई नहीं है मेरा ये गंदी दुनिया में। उसके अब्बू के वो फूट फूट कर रोती, उसके हाथों की ढीली गिरफ्त से निकलती नीचे बैठती चली गई थी। वो कुछ भी कहे बगैर साकत खड़ा उसे अपने कदमों में बिलखते हुए देख रहा था। मुझसे मेरे लिए निकाह कर लें, क़यामत के दिन मैं अपनी सारी नेकियां आपको दे दूंगी। आपको अल्लाह का वास्ता या तो मुझे मरने दें। ये तो दुनिया बहुत बड़ी है, आप किसी को नहीं बताइएगा। बस मुझे अपना नाम देकर अपने घर में नौकरानी रख लें। उसने रोते उसका अपना चेहरा उसके जूतों पर ही रखा था। वो करंट खाता हुआ पीछे हुआ था। देखो, तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती। मेरे साथ सारी ज़िंदगी कैसे आसान नहीं होगी, तुम थक जाओगी। उसके पास ही अकड़ाओ बैठा, न जाने क्यों वो एकदम नरम पड़ा था। आप क्या हैं, कैसे हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए आप मेरे हमहस्तिन हैं। मुझे बस एक नाम देते, मैं सारी ज़िंदगी आपके मकरूज़ रहूँगी। राबील ने उसके आगे अपने दोनों हाथ जोड़े थे। चंद सानियों से देखते रहने के बाद वो एकदम खड़ा हुआ था। चलो, फिलहाल मैं तुम्हें अपने एक दोस्त के घर छोड़ आता हूँ। उसकी फैमिली कुछ दिनों में तुम्हारे घर का पता। आप जाएँ। वो गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा था जब उसकी आवाज़ पर रुक कर बैठा था। मैं अल्लाह से आपके लिए दुआ करूँगी बहुत सारी। आप मेरे मोहसिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं जानूँ और मेरी किस्मत, आप चाहें। वो ज़मीन पर गिरा दुपट्टा उठाकर सर पर औरतें आंसू साफ करके उठ खड़ी हुई थी। वो कश्मगीन निगाहों से सामने खड़ी लड़की को घूर रहा था जो न जाने कब से उसकी ज़बत आजमाने में लगी हुई। घर आते आते उसे 11 बज गए थे। वो सीधा बुआ के कमरे में गया था। वो सो रही थी। वो चौकीदार को ने बताया उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो चंद लम्हे उन्हें देखता अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। उसका सर दर्द कर रहा था। चेंज करने के बाद वो सिगरेट हाथ में लिए जैसे ही बेड पर नीम तराश हुआ किसी का रोता सिरापा छम से उसका नज़रों के सामने आया। वो ये मेरे दोस्त का घर है, तुम यहाँ महफूज रहोगी। मैं कोशिश करता हूँ तुम्हारे इलाके में तुम्हारे बाप भाई के नाम से थोड़ा तुम्हारा एड्रेस ढूंढूंगी। ढूंढने की तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे बाप भाई को मैं यकीन दिलाऊंगा, वो ज़रूर मेरी बात पर यकीन करेंगे। वो उसे तसल्ली देता अपने दोस्तों के घर छोड़ आया। फैसल उसका कारोबारी दोस्त था। वो खुद को किस्मत के धारे पर छोड़ती चुपचाप सुनती रही। उसने इतना क्या किया था, ये तो भी बहुत था। अब उसकी किस्मत उसे जहाँ ले जाएगी उसने सर झुका दिया था। तुम परेशान नहीं होना, कल मुझे कुछ काम है, मैं परसों जाऊँगा हैदराबाद। वो न जाने क्यों उसकी भीगी अल्तजाई आंखों से नज़रें चुराता वहाँ से निकल गया था।
फैसल की बीवी ने आज की रात उसे बच्चों के कमरे में जगा दी थी। बेड पर फैसल के बच्चे सो रहे थे। नीचे वो गदा बिछाए तकिए में मुंह दिए अपनी सिसकियों पर काबू पा रही थी। उसे अपनी पिछली ज़िंदगी याद आ रही थी। अपना घर, वो घर जिसने उसे 20 साल पनाह तो दी थी, लेकिन मोहब्बत और शफ़क़त से हमेशा महरूम रखा था। अब अब्बा उसके लब फड़फड़ाए थे। उसे अपने बाप से मोहब्बत थी, जिसने आज तक उसे अपनी कभी परवीन और समी के इताब से नहीं बचाया था। फिर भी उसे लगता था वो ये वजूद उसका अपना है। उसे पूरे घर में एक तो अपने अब्बा से मोहब्बत थी, दूसरे अपनी मुर्गियों से। सारी रात आगे का सोच सोच कर वह घुट घुट कर रोती रहती। बुआ क्यों अपने साथ साथ मुझे भी वसीयत में डाल रही हो? सुबह सुबह डॉक्टर को लेकर आया। डॉक्टर का ही वही कहना था, अपने परेशानी से दूर रखें। हम मजबूर हैं मियाँ, हम तुम्हें हंसता बंसता देखना चाहते हैं। अभी भी उसके चेहरे पर तकलीफ़ देखकर उन्होंने तकलीफ़ से आंखें मूंदी थी। दाएं बाएं देखकर कोनों से निकलते आंसू तकिए में जज्ब हुए थे। कुछ लम्हे लब फेंचे उन्हें देखता रहा। आप मजबूर हैं तो मैं आपसे ज़्यादा मजबूर हूँ, मुझे माफ़ कर दें। अपनी मकसूद बेनियाज़ी से कहता कमरे से तो क्या घर से भी निकल गया। या अल्लाह हमें अपने बच्चे की खुशियाँ देखना नसीब फरमा। उनका दिल रोया था। यार मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। फैसल सर झुकाए खड़ा था। उसे ऑफिस में फैसल की कॉल आई थी। उसे कुछ भी बताए बगैर उसने उसे जल्दी से घर आने को कहा था, लेकिन यहाँ आकर उसका दिमाग भग से उड़ गया। तुम क्यों शर्मिंदा हो? शर्म से डूब कर तो उस बेहया को चाहिए। घर से बुलगुदा का एक ही दिन में मेरे भाई के कमरे में पहुँच गई। फैसल की बीवी की बात पर मुआज़ फ़ारूक ने दांत पर दांत रखे उसके हाल से बेहाल बिखरे वजूद को देखा था, जो कानों पर हाथ रखे नफ़ी में सर हिला रही थी। आंखों से अश्क बह रहे थे। अब तो वो भी उस पर यकीन नहीं करेगा। उस बार तो उसके पास कोई गवाह भी नहीं था। मुझे तो हैरत हो रही है मुआज़ भाई, आप पर ये कैसे घटिया लोगों से जान पहचान बना बैठे हैं आप। ऐसी लड़कियां जो मर्दों को रहने को उन्हें हुस्न के जलवे, जरा बिल का दिल चाहा ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। इतना घटिया इल्ज़ाम। मुआज़ फ़ारूक की ज़बत के तानाबें छूटी थी। बस उसकी दहाड़ पर एकदम खामोशी छाई थी। एक पल को तो वो भी रोना धोना भूल कर उसे देखे गई थी। फैसल मैं भाभी की बहुत इज्जत करता हूँ। उससे पहले कि मैं उनसे गुस्ताखी कर बैठूँ उन्हें बोले खामोश हो जाए। वो बहुत मुश्किल से खुद पर ज़ब्त किए हुए था। तुम अब एक लफ्ज़ नहीं बोलोगी। फैसल की बीवी एक बार फिर से उसकी बात काट गई। वाह, मैं खामोश हो गई। मेरे ही घर में मेरे भाई की इज्जत पर बकवास बंद करो अपनी बदतमीज़ औरत। अब की बार दहाड़े की बारी फैसल की थी। दोनों हाथ मुंह पर रखते हुए उसने मर जाने की दुआ की थी। वो घुट घुट कर रोती ज़मीन पर बैठती चली गई थी। तुम्हारे भाई की जो करतूत है वो सारा ज़माना जानता है। अब की बार शोहर के लहजे में ऐसा कुछ था कि वो एकदम खुश खामोश हुई थी। फैसल शर्मिंदगी से आगे बढ़ा था। वो जिल्लत के साथ सुर्ख होती अंदर घर की जाने पलट गई। जाते जाते उसे हकारत भरी नज़रों से नवाज कर गई थी। यार मुझे माफ़ तो कर दो। तुम इन्हें ले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारे सामने सर उठाने के लायक नहीं रहा। वो तुम्हारे नदामत मुआज़ के सामने आँख नहीं उठा पा रहा था। वो उसे नज़रअंदाज किए राबील की तरफ बढ़ा था। चलो उठो, उसे बाजू से पकड़कर खड़ा करता। वो बिल्कुल सपाट लहजे में बोला था। वो वैसे ही बाजू से पकड़ता बाहर गाड़ी तक लाया था। मुआज़ में फैसल उसके पीछे पीछे आया था। उसने पीछे का दरवाज़ा खोलकर राबील का अंदर से कहता अपनी गाड़ी में मेरे पीछे आओ। वो फैसल का हुक्म सादर करता गाड़ी में बैठा। फैसल चौकीदार को गेट खोलने का कहकर अंदर की जाने बढ़ा। वो मुआज़ जैसे मुखलिस दोस्त को हरगिज़ नाराज़ नहीं कर सकता। वो अपने ओबाश फितरत साले को भी जानता था। वो जल्दी से गाड़ी उसके पीछे दौड़ाने लगा था। वो जो न जाने क्या करने की ठान बैठा था। बुआ बुआ, वो लाउंज में खड़ा चला रहा था। रात के 11:30 बजे उसके शोर पर बुआ, जो अभी भी लेटी हुई थी, परेशानी से बाहर आई थी। वो जो शाहजो नासरी उससे बात करता था आज चिल्ला रहा था। वो भी इस वक्त। बुआ की तबीयत अब ठीक थी। अल्लाह खैर मुआज़ मियाँ, क्या हुआ? खैरियत तो है ना? वो सीने पर हाथ रखती दरियाफ्त कर रही थी, लेकिन उसे अपने सामने सही सलामत देखकर दिल ही दिल में उन्होंने शुक्र का कलमा पढ़ा था। ये लें, संभालें इसे। उम्मीद है अब आपके सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। वो जेब से अपना मोबाइल निकालता हुआ, मुआज़ मियाँ क्या ले आए हो? उन्होंने हैरत से इधर उधर देखा था। उन्होंने उसे कुछ भी लाने को नहीं कहा था। शायद नींद का असर था। उन्हें तो उसकी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई थी। ये मुआज़ अपनी दाएं जानिब देखा, फिर गर्दन को और मोड़कर वो थोड़े बाएं जानिब हुआ था। वो जो ऐसे बोल रहा था जैसे कोई सब्ज़ी फल ले आया हो। बुआ की आंखें हैरत से बाहर उबलने को थी। सब्ज़ी फल नहीं, बल्कि अपने पीछे छुपी एक जीती जागती लड़की। हाथ पकड़कर उसने उनके सामने किया था। ये कौन है मियाँ? वो नाक पर हाथ रखे हैरत से पीले दुपट्टे पर छुपी मखलूक को देखते हुए पूछ रही थी। ये आपकी बहू है? आप करती रहे हैं अपने अरमान पूरे, मैं तो चला सोने। वो बड़े आराम से उसके सर पर बम फोड़ता अपने कमरों की तरफ बढ़ा था। बुआ अपना चकराता सर संभालती उसकी तरफ पलटी थी। ए हाय मियाँ, होश में तो हो तुम? कौन है ये? ज़रूर उन्हें सुनने में कोई गलती हुई थी। आपको बहू चाहिए थी ना? ले आया हूँ। अब बीमारी सब ख़त्म करें। गुड नाइट। रुके बगैर कहकर वो सीढ़ियाँ चढ़ गया था। कहाँ वो 2 साल से लड़कियों के नाम से एलर्जिक था, और अब वो हाथ पकड़कर बीवी ही घर ले आया था। आए मियाँ, इतने से तो थे तुम। अब माशाल्लाह अपने कद से भी लंबा कर दिया है हमने तुम्हें, पर हमें तुम्हारी समझ में नहीं आई। अब आधी रात को बीवी ले आए। वो ज़मीन से कुछ ऊंचा हाथ को लेकर उसे हाथ को अपने सर से ऊपर करके बोलती उसकी तरफ बढ़ी थी। वह हमारे खौफ के 2-3 कदम पीछे हुई थी।
अरे बेटा, तुम क्यों डर रही हो? तुम्हारे शौहर की बुआ हैं हम, तुम्हारी भी बुआ ही हुई ना। वो उसे अपने बाजों के सार मिले मोहब्बत से बोली थी। रबील के दिल को धड़कन अभी भी मामूल पर नहीं आई थी। एलो, कितना बावला है मेरी बीवी को हमारे पास छोड़कर अब खुद अपने कमरे में चला गया है सोने। आओ, तुम्हें छोड़कर तुम आऊँ तुम्हारे शौहर के पास। वो उसे लिए आगे बढ़ती रही। वो जब वो बुतक कर पीछे हुई, नहीं, मैं आपके पास सो जाऊंगी। उसके चेहरे पर वासिया खौफ था। लो, ये तो बीवी भी अनोखी ही लाया है। आ जाओ बेटा, हमारे पास ही सो जाओ। आ जाओ। वो डरी सहमी उनके साथ उनके साथ उनके कमरे की तरफ बढ़ी थी। मुआज़ मियाँ की बीवी की बुआ हम उसकी दादा की बहन, उसकी माँ भी हमारे सामने ब्याह कर आई थी। वो नाश्ता बनाने के साथ साथ उससे मुआज़ फ़ारूक के बारे में भी बता रही थी, जो कि बुआ के बकौल सुबह 8:30 बजे ऑफिस के लिए निकल जाता था और वापसी अक्सर देर से होती थी। एक दो बार उसने नाश्ता बनाने की पेशकश की थी, जिसे वो तमाम नई दुल्हन होकर कहकर रद्द कर चुकी थी। मुआज़ की माँ का इंतकाल उसने बचपन में और बाप अभी 5 साल पहले गुजर चुका है। अब बुआ के सिवा उसका कोई नहीं था, और बुआ जो जवानी में ही बेवगी का सितम सह चुकी थी, उनका अभी मुआज़ के अलावा कोई नहीं था। उसके चेहरे के और हुलिये के से वो कल रात ही जान गई थी कि वो मुआज़ की क्लास नहीं है। उनके एक बार पूछने पर वो अपना दिल उनके सामने खोलती, तड़प कर रोती, बस बेटा। वो रब जब सब कुछ लेता है ना, तो कभी कभी उसके वज़न से भी ज़्यादा कोई एक चीज़ अता भी कर देता है। मुआज़ बच्चा बहुत ही प्यारा है, नेक, शरीफ और नफस है, तो मैं बहुत खुश रखेगा। बस मिजाज का थोड़ा तेज़ है। बुआ की आखिरी बात पर वो उसका चेहरा अपने हाथ पर गिर गया था। उसके मिजाज का अंदाज़ा तो उसे परसों ही हो चुका था। वो बुआ को क्या बताती, उनका थोड़ा तेज़ मिजाज का बेटा ना सिर्फ समुंदर में उसे फेंक चुका था, बल्कि एक सन्नाटेदार थप्पड़ भी उसे मार चुका था। उसके चेहरे के उतराव चढ़ाव देखकर बुआ ने उसे फिर से गले लगाया। परेशान क्यों होती हो बेटा, हम हैं ना, तुम समझोगी। उसे धीरे धीरे वो उससे मुआज़ के बारे में छोटी छोटी बातें बताने लगी थी। उसे वो अच्छी लगी थी। उम्र तकरीबन 35 साल थी। सफ़ेद गुरारे में 45 साल थी। सफ़ेद गरारे में सर पर दुपट्टा लिए वो उससे अपने पुराने ज़माने की शहज़ादी लगी थी, और ये बात वो उनसे कह बैठी थी। अरे बेटा, अब हमारे अम्मा बाबा हिंदुस्तान से आए थे, बचपन से यही पहनावा रहा है हमारा। और लो, ये क्या बात कही तुमने? शहज़ादी कोई हम जैसी बूढ़ी होती है क्या? शहज़ादी तो हमारे मास की दुल्हन है। वो उसकी बुलाएँ लेने लगी है। रुको, हम सारा चौकीदार को चाय देकर आए। जब बेचारा कब से इंतज़ार में बैठा होगा। वो उसे लामतना हुई सोचों में छोड़कर कब पकड़े बाहर निकल चली गई। उनकी बात पर बजाय खुश होने के उसके दिल को उदासी ने घेरा। शहज़ादी ऐसी होती है क्या बुआ? अपने दोनों कोड़े हाथों को देखती वो बड़बड़ाई थी। मेरी बात गौर से सुनो, मैं तुमसे निकाह करने को तैयार हूँ, लेकिन एक बार फिर सोच लो। मेरे साथ ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं है। मुझसे कभी बीवी होने का हक़ नहीं मांगना। हो सकता है आगे चल के तुम्हें पछताना पड़े। वो निकाह से पहले उसे सोचने का मैं मौका दे चुका था, लेकिन रबील के पास कोई रास्ता नहीं था। उन 2 दिनों में क्या हो गया था। वो उनके रिश्तों के हाथों दरबदर हुई थी, और फिर उन 2 दिनों में उसे समझ आ गई थी कि दुनिया और साथ के लिए एक जंगल की मानत है। वो तो अपने बाप के घर में आरिफ की बेबाकियों से परेशान थी। अब तो वो जैसे भेड़ियों के बीच में आ गई। ऐसे में मुआज़ फ़ारूक का निकाह के लिए मान जाना उसके लिए काफ़ी था। हालांकि कल जो कुछ भी हुआ था वो उसके लिए किसी क़यामत से कम नहीं था। फैसल की बीवी का भाई जो आज कल यहीं रहता था, उसने उसे चाय बनाने को कहा था। घर में कोई नहीं था। बाज़ाहिर तमीज़ से आप चाय वो सामने वाले कमरे में रख दें, मेरा दोस्त खड़ा है गेट पर, कहता वो लॉन्च से बाहर चला गया था। लेकिन उसके कमरे में दाखिल होते ही अगले लम्हे वो कमरे में आता दरवाज़ा का लॉक लगा गया था। शोमई किस्मत, उसी वक्त फैसल ने अपनी बीवी बच्चों के साथ घर में कदम रखा था। रबील के शोर मचाने पर फैसल भागता हुआ कमरे की तरफ बढ़ा था। शोहर के सामने भाई की इज्जत को बचाने के लिए उस मकार औरत ने सारा इल्ज़ाम उस पर रखा था। उस पर तो आसमान ही टूट पड़ा था अगर फैसल ना आता तो। लेकिन फिर भी फैसल को मुआज़ फ़ारूक को फ़ोन करते देख कर वो लर्ज़ गई थी। क्या वो उस पर यकीन रखेगा? लेकिन तकदीर जो सोचती है वो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होता। वो घर गुजरती है सारी ज़िंदगी अपने ही बाप के घर तानों तशनों में रहने वाली राबी, कल तक मारी फिरने वाली राबी, आज रबील मुआज़ बनी बैठी थी। वैसे भी उसे यकीन था ये शख्स उसे अपने घर और ज़िंदगी में एक नौकरानी से ज़्यादा अहमियत देने वाला नहीं है। उसे भी ये भी यकीन था कि मुआज़ फ़ारूक की ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं लाएगी। उसका होना ना होना मुआज़ फ़ारूक के लिए बराबर होगा, इसलिए वो निकाह से मुतमिन थी। कम अज़ कम इज़्ज़त से रहने के लिए घर की छत तो नसीब होगी ना। उसे फ़िलहाल ज़िंदगी से और कुछ दरकार भी नहीं था। फिर भी न जाने क्यों दिल उदास होने लगा था। शायद बुआ की बातों की वजह से उसकी आंखों से निकलते अश्क उसके सामने फैले अपने ही कोरे हाथों को भुगोते चले गए थे। ऐसे कैसे वो किसी लड़की को सड़क से उठाकर निकाह कर सकता है? कौन है वो लड़की, किस खानदान की है? ऐसे तो कुछ भी नहीं, उसे तो कुछ भी नहीं मालूम। वो उससे निकाह करके अपने घर तो किया, अपनी ज़िंदगी में भी ले आया था। उसने अदपिया चौथा सिगरेट एश ट्रे में रखा था। एक नज़र घड़ी पर डालकर उसने अपने सर में उठने वाली टेसों को अपने हाथ से दबाया था।
اسے پناہ چاہیے تھی جو کہ اس نے دے دی، اور پھر اب بوا کم از کم اب بوا کی پریشانی تو ختم ہو جائے گی۔ وہ اسے بوا کے لیے لایا تھا، اس سے زیادہ اس لڑکی سے اس کا کوئی رشتہ نہیں تھا، اور یہی تو وہ بھی چاہتی تھی۔ اس نے جیسے خود کو مطمئن کرنا چاہا تھا، لیکن اس کا کسی کام میں دل لگنا اس وقت ناممکن ہی تھا۔ اس نے انٹرکام اٹھایا، میری آج کی ساری میٹنگز اور اپائنٹمنٹس کینسل کر دو۔ انٹرکام رکھ کر اس نے سگریٹ جلایا تھا، پھر کرسی سے اٹھ کر وہ کھڑکی کی طرف بڑھا تھا، ایک ہاتھ کھڑکی پر جبکہ دوسرے ہاتھ میں سگریٹ تھامے وہ باہر غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے سگریٹ کا دھواں اپنے اندر اتار رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے میری زندگی میں سب سے قیمتی چیز تم ہو۔ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے محبت سے چور لہجے میں بولا تھا، ہمیشہ کی طرح شہلین لیک غرور سے کھلکھلائی تھی۔ اوہ کم آن احمی، شوہر ہو تم میرے، لیکن ڈائیلاگز بولنے میں تم ٹین ایجرز کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہو۔ شہرن نے ہمیشہ کی طرح اس کی محبت کا مذاق اڑایا تھا، اور وہ بھی ہمیشہ کی طرح جابن برا مانے بغیر مسکرایا تھا۔ آج سارا دن اسے گھر اور گھر والے یاد آئے تھے، سب سے زیادہ اپنی دوستیں، اپنی برقیاں۔ پھر اس کا دھیان اپنے باپ کی طرف گیا۔ ابا، وہ سسکی تھی۔ ابا آپ نے کیا سوچا ہوگا میرے بارے میں؟ کیا وہ مجھے ڈھونڈنے سمندر پر گیا ہوگا؟ اس کے دل کے درد نے اسے رلایا تھا، اور ادا وہ تو مجھے مار ہی دے گا۔ کیوں کیا تو نے میرے ساتھ ایسا؟ میں نے ہمیشہ تجھے اپنا سمجھا، خود سے بڑھ کر تیرا اور اماں کا خیال رکھا۔ کیوں اللہ میرے اللہ! اس نے لبوں پر ہاتھ رکھے اپنی آواز کو بلند ہونے سے روکا تھا، لیکن تبھی بوا کمرے میں آئی تھی۔ بٹیا، اس رب پر یقین رکھو، وہ تمہیں اس گھر سے نکال کر اس گھر میں لایا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ بوا نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھاما تھا، نچلا لب دانتوں میں دبایا، اسے خود کو مزید رونے سے باز رکھنے کے لیے نفی میں سر ہلایا تھا۔ بوا کو اس کی معصومیت پر پیار آیا تھا، کیونکہ اس گھر کے لوگ تمہارے قابل نہیں تھے بیٹا۔ انہوں نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے اسے خود سے لگایا تھا۔ معاذ، اچھا بچہ ہے، یہ نکاح جن حالات میں ہوا ہے تم دونوں کو وقت لگے گا ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے، ہم جانتے ہیں، لیکن بٹیا کسی کو تو پہل کرنی ہوگی نا۔ ان کی بات پر اس نے نہ سمجھے سے ان کے کندھے پر سے سر اٹھایا۔ بٹیا اب میری بات غور سے سنو اور سمجھو۔ بوا دھیرے دھیرے اسے ازدواجی زندگی کے بارے میں سمجھا رہی تھی۔ اگلے دن رات کو 11 بجے اس نے کمرے میں قدم رکھا تھا۔ بوا کو اس ٹائم میں اپنے کمرے میں دیکھ کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ سائڈ ٹیبل پر دودھ کا گلاس رکھ کے رہی تھی۔ آپ اس وقت بوا میرے کمرے میں سوئی نہیں ہیں کیا؟ اس نے ایک سرسری نظر ان پر ڈال کر کلائی سے گڑی اتار کر بیڈ پر پھینکی تھی، پھر بیڈ پر بیٹھ کر جوتے اتارنے کے بعد آستین کے کف کھولتا وارڈروب کی طرف بڑھا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، لاپرواہ، خلاف توقع۔ بوا کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اسے وارڈروب کے پرٹ سے انہیں دیکھا تھا، اور معاذ فاروق کو آج کے دن کا دوسرا بڑا جھٹکا لگا تھا۔ وہ پورے کا پورا سامنے آیا تھا۔ تم کیا کر رہی ہو یہاں پر؟ اور یہ کیا پہنا ہوا تم نے؟ اس کے چیخنے پر اس معصوم کا دل اب رکنے کو تھا۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر معاذ فاروق کا دماغ الٹا تھا، اور اوپر سے اس کا حلیہ سامنے ہی وہ بوا کے سفید غرارے میں سر پر دوپٹہ لیے سر جھکائے ہاتھوں کو مسل رہی تھی۔ تم سے پوچھ رہا ہوں یہاں کیا کر رہی ہو میرے کمرے میں؟ وہ چلاتا ہوا اس کے قریب آیا تھا۔ معاذ کے لہجے میں سختی تھی، وہ 2-3 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ مجھے بوا نے دودھ رکھنے کو آنسو نکلنے کو بے تاب تھے اس کے ہلکانے پر وہ تپا تھا۔ جسٹ شٹ اپ اینڈ لیو مائی روم، بکواس بند کرو اور میرے کمرے سے نکل جاؤ۔ تو وہ دروازے کی طرف انگلی اٹھا کر بولا۔ رابیل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، اسے شعلہ بار نگاہوں سے اپنی طرف دیکھتا پا کر اسے فوراً سے کی پلکیں جھکائی تھیں، آنسو پلکوں کے بار توڑ کر رخسار پر بہہ نکلے تھے۔ میاں، یہ کیا طریقہ ہوا بیوی سے کوئی بات کرنے کا بھلا؟ بوا کی اچانک انٹری اور ان کی بات پر اس کا پارا مزید بڑھ گیا۔ بوا، یہ آپ کی بہو ہے، اسے اپنے پاس سلائے، وہ نہ روٹھے پن سے کہتا دوبارہ وارڈروب کی طرف مڑا تھا۔ میاں، تمہاری بیوی کو ہم کیوں اپنے پاس سلانے لگے بھلا؟ بالکل ہی باولے ہو گئے ہو کیا؟ بوا اس کے لہجے اور بات کا اثر لیے بغیر بولی۔ برائے مہربانی اپنی اس جڑواں بہن کو اپنے ساتھ لے جائے، احسان ہوگا مجھ پر۔ اس کی بدمزاجی عروج پر تھی اور وہ اس کے غرارے پر چوٹ کرتا بولا۔ معاذ میاں، کل نکاح کر کے لائے ہو اور آج بیوی ماننے سے ہی انکار کرے؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ انہیں سچ میں اس کا دماغ جگہ پر نہیں لگ رہا تھا۔ بوا، یہ دیکھیں، اس نے اپنے دونوں ہاتھ ان کے سامنے جوڑے تھے۔ بالکل ہی باولے ہو گئے ہو میاں تم، وہ برا مان کر بولی تھی۔ بوا، جی بوا، میں بالکل ہی باولا ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ آپ کی بہو کو کچھ کہہ دوں، برائے مہربانی اپنی بہو کو اپنے اس غرارے سمیت سے یہاں سے لے جائیں اس وقت۔ پلیز بوا، مجھ پر رحم کریں۔ آخر میں اس کا لہجہ بے بس ہوا تھا۔ بوا نے کچھ بھی کہے بغیر رابیل کا ہاتھ تھاما تھا، جو کہ اب تک بے آواز نہ جانے کتنے آنسو بہا چکی تھی۔ ابھی اس کی آزمائش ختم نہیں ہوئی تھی۔ بس بیٹیا نہ رو، معاذ میاں کا دماغ سوا نیزے پر رہتا ہے اکثر، وہ دروازے سے نکلتے بولتی۔ ان کی تسلی اسے کچھ اور ڈرا گئی تھی، جبکہ اپنے بارے میں شاہی فرمان اسے سیکھ پا کر رہ گیا تھا۔ یار رہنے دو، اس پارٹی میں نہیں چلتے۔ وہ آئینے میں اس کا سکندر کا عکس دیکھتے پیچھے سے اسے اپنی گرفت میں لیتا بولا۔
उस ब्लैक ड्रेस में वो इतनी हसीन लग रही थी कि अहमद का दिल नहीं चाह रहा था कि किसी और की नज़र उस पर पड़े, लेकिन उसकी बात हमेशा की तरह शहरीन को तपा गई थी। क्या मसला है, क्या मसला है तुम्हारे साथ अहमी? मैं इतना टाइम लगा कर इसके लिए तैयार नहीं हुई कि तुम्हारे साथ इस कमरे में अपनी रात पर बात कर दूँ। मनहुआ से कहती उसकी गिरफ्त से निकली थी और उसका मूड 2 सेकंड में ख़राब हो चुका था। अच्छा ना, नाराज़ नहीं होना, चलते हैं, लेकिन तुम ये जैकेट स्लीवलेस ब्लैक ग्राउंड में उसके गोरे बाजू दमक रहे थे। उसे स्टाइलिश शॉर्ट लेदर की जैकेट थमानी चाहिए थी। व्हाट आर यू इन योर सेंसेस? क्या तुम अपने होश में हो तो हो ना? वो अपने शोहर की तकिया ने उसी सोच पर नागवारी से चिल्लाई। अच्छा तुम अपना मूड ख़राब नहीं करो, आई एम सॉरी, चलो अब। वो फ़ौरन उससे नरम पड़ा था। पहले मेरा मूड स्पॉयल करते हो, मासूम बन जाते हो फ़ौरन। अब मुझे नहीं जाना। शहरीन लायक को पता था कि अब इस काट के उल्लू शोहर को कैसे कैश करना आना है। यार प्लीज़, मैं सॉरी कर रहा हूँ ना। अच्छा वो ब्रेसलेट जो तुम्हें अच्छा लगा था ना, मैं भी कल ऑफिस से किसी के हाथ भिजवा दूंगा। अब खुश वो अपने कान पकड़ता बोला। वो एक अदा से मुस्कुराई थी और वो उसके मान जाने पर शुक्र का सांस लेता उसे खुद से लगा किया था। ओहो, तुम मेरा मेकअप और ख़राब कर दोगे, हटो पीछे। उसे चिढ़कर उसे खुद से पीछे किया था। बुआ मेरे कपड़े कपड़े सूख गए हैं, मैं बदल कर आती हूँ। वो उठ कहकर उठी थी, लेकिन उसके कदम रुके थे। जुबान तालू से चिपक की थी। सामने ही वो किचन के दरवाजे पर इस्तेदाद से घूरने में मशगूल था, जो अभी अभी भी बुआ के गरारे में मलबूस थी। शर्ट इतनी लूज थी कि उस जैसी दो आ जाए। ए बेटिया, अब क्या सारी ज़िंदगी उस 15 सूंड को घसीटोगी? बुआ उनके दोनों की तरफ पीटती। आपकी बहू आपकी जुड़वा बहन बनकर आपकी तरह इस अजीम गरारे में पाके की ज़िंदगी गुजारती थी। वो बोलता हुआ अंदर आया था। फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर उससे सामने पड़ा ग्लास उठाया था। हमारा रंग गरारा क्यों मियाँ? बिटिया आपकी बीवी है। ऐसा करो, ऑफिस आने से पहले अपने कुछ कोट पैंट बिटिया को दे दो पहनने के लिए, पहन लेगी बाकी की ज़िंदगी। बुआ ने मुआज फारूक के बावसर पर छक्का मारा था। उसे अच्छू लगा था। क्या बुआ आप भी? उसने पूरे मूड के साथ क्लास टेबल पर पटका था। मियाँ कल से सुन रहा हूँ रही हैं हम आपकी बहू निकाह में कबूल है, कबूल है, कबूल है। हम नहीं, तुमने कहा था मियाँ। उन्होंने उसे आड़े हाथों लिया था। वो लाजवाब हुआ था। अपने ऑफिस से किसी लड़की को भेजना, गाड़ी और ड्राइवर के साथ बिटिया को कपड़े जूते लेकर दे गई थी। बुआ की बात पर उसने घबरा कर पहले उससे और फिर बुआ को देखा था। नहीं, मैं ठीक हूँ। वो उसे देख कर फिर हल्काई थी। जी बुआ, आप ख्वाब परेशान हो रही हैं। मोहतरमा आपकी गरारे में बिल्कुल ठीक है। ऐसा करें, आप अपने लिए शॉपिंग कर लीजिएगा, लेकिन याद है इसे इन मोहतरमा में हवा भरवा दीजिएगा ताकि आपके गरारे उनको पूरे आ जाए। वो तब कर कहता किचन से बाहर निकल गया। वो खुफा से सुर्ख हुई थी, जबकि बुआ का मुंह हैरत से खुल गया था। वो 2 बजे उसे ऑफिस से अपनी कोई एम्प्लॉई भेजी थी। बुआ ने उसके साथ ना करने के बावजूद ज़बरदस्ती भेजा था। उसे अपना ही वही बदरंग जोड़ा पहना था जो उसी लड़की ने वहाँ जाकर ही उसे अपने नया सूट लेकर बदलवाया था। उसने एक नज़र देखकर वो लड़की खुद ही उसके लिए पूरी आस्तीन और बड़े दुपट्टों के साथ सूट लेती गई थी। 2 फैंसी सैंडलर्स, 2 घर के स्लीपर्स, मैचिंग आर्टिफिशियल ज्वेलरी, गर्ल्स वो खुद ही ज़रूरत की हर छोटी बड़ी चीज़ लेती गई थी। आखिर में वो उससे लिए शहर के सबसे मशहूर पार्लर आई थी। फैशनल मैनी पैडी, लंबे बालों की हल्की सी ट्रिमिंग के साथ आगे से कुछ लटों को फ्रेश लग दे दिया गया था। उसने खुद को देखा तो उसे अपने आप अजनबी अजमेर सा लगा था। रुखसार पर झूलती लट को उसने कान के पीछे किया था, जो एहतजाज करती फिर से रुखसार पर पोसा दे गई थी। उसे आज भी वो तकलीफ़ याद थी जब एक बार वो नहाने के बाद गीले बालों को खुला छोड़कर जल्दी से भागती हुई सालन को देखने बावर्ची खाने में गई थी। सालन लगते लगते बचा था तब उसका दुपट्टा सर से उतर कर उसे होश ही नहीं आया था। चौंकी तो तब जब आरफ ने पीछे से उसके बालों की तारीफ की थी। बस फिर क्या था। दरवाजे पर खड़ी परवीन ने उसे बालों से दबोच कर उसकी मड़ी हुई माँ के किरदार को भी ना बख्शा था। उसे फ़ौरन उसे गले में पड़े दुपट्टे को सर पर डाला था। बिटिया इतनी प्यारी शहजादी लग रही हो, बस यहाँ बस हम और तुम हैं। ये दुपट्टा को क्यों सर पर जमा लिया है? बुआ कमरे में दाखिल हुई थी। वो जब से वापस आई थी बुआ ने उसके सदके देकर उसके नसर भी उतारी थी। उन्हें देखकर उसे रुख मोड़कर अपने आंसू छुपाना चाहे थे। बुआ, मुझे आदत नहीं है इस तरह खुले सर रहने की। उसे भीगी आवाज़ पर बुआ ने उसे अपने साथ लेटाया था। बस मेरी बच्ची, अल्लाह तुम दोनों को दोनों जहाँ की खुशियाँ अता फरमाए। मुआज़ पहले जैसा ऐसा नहीं था। बस न जाने किसकी नज़र लगी, ये तो हंसना ही भूल गया। ना खाना पीने का होश, ना सोने जागने की फिक्र। वो खुद आपदीदा हुई थी। वो मज़ीद उसके बारे में पूछना चाह रही थी, लेकिन न जाने कैसी झिझक थी। उसने तो आज तक उससे
اسے کبھی غور سے بھی نہیں دیکھا تھا۔ اللہ بخشے ہماری دادی کہتی تھی، عورت پہ اللہ نے فطرتاً ممتا رکھی ہے اور مرد اندر سے فطرتاً ایک بچہ ہوتا ہے۔ جو عورت اسے جسمانی اور ذہنی سکھ چین دیتی ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ پہل ہمیشہ عورت کو ہی کرنی پڑتی ہے۔ تم کوشش کرو بیٹیا، اس کے چھوٹے چھوٹے کام کرو، اس کے آگے پیچھے گھومو، اسے نظر آؤ، دیکھو کیسے معاذ میاں تمہاری دیوانہ ہوتا ہے۔ تم تو بیوی ہو اس کی، ماشاءاللہ سے اسے اپنا بناؤ۔ وہ اسے چھوٹے چھوٹے گر بتا رہی تھی، ان کی بات پر وہ سرخ پڑی تھی، لیکن پھر اس کا رویہ یاد آتے ہی وہ دل محسوس کر کے رہ گئی۔ بوا اس کی شکل دیکھ کر سمجھ گئی تھی، بوا وہ تو میرے وجود سے بھی دور بھاگتے ہیں۔ وہ روتی تھی، آج آتا ہے تو کان کھینچتی ہوں، دیکھنا تم۔ آج معاذ فاروق کی کلاس پکی تھی۔ وہ ہاتھ میں سلتی ادھر سے ادھر مارچ کر رہی تھی، نظر کبھی 11:15 بجاتی گھڑی پر جاتی، کبھی بیڈ کے اوپر اس کے بڑے سائز کے فوٹو فریم پر۔ بڑی بڑی روشن آنکھیں اس کا دل دھڑکانے کے ساتھ نظریں جھکانے پر بھی مجبور کر دیتی تھی۔ وہ اسے اس وقت اپنے کمرے میں دیکھ کر ضرور غصہ ہوگا۔ وہ جانتی تھی سامنے اگر معاذ فاروق تھا تو مقابل بھی اس کے باپ کی بوا تھی، اور ان دونوں کے بیچ اس کی معصوم سی جان پس کر رہ گئی تھی۔ حالانکہ اس نے کتنی بار بوا سے کہا تھا وہ ان کے کمرے میں آرام سے رہ لے گی، جس پر وہ مزید غصہ ہوئی تھی۔ شاباش ہے بیٹیا، ہم سمجھے تھے صرف معاذ میاں ہی سبحان اللہ ہے، لیکن یہاں تو میاں کی بیوی بھی ماشاءاللہ ہے۔ ان کے غصے پر اس کا دل بھر آیا تھا۔ بوا، انہوں نے یہ نکاح صرف اور صرف مجھے پناہ دینے کے لیے کیا، اور وہ بھی میرے مجبور کرنے پر۔ وہ مجھے اپنی زندگی میں کبھی جگہ نہیں دیں گے، کیونکہ میں نے ان سے صرف عزت کی چھت مانگی تھی۔ بوا، وہ میرے محسن ہیں، اب میں کیسے ان کے کمرے میں؟ بوا، مجھے ان کے غصے سے بہت ڈر لگتا ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ وہ زاروں کو تار ہوتی ہوئی بولتی گئی تھی۔ تو کیا ساری زندگی یوں بادلوں کی طرح گزار دو گی تم دونوں؟ انہوں نے اس کے رونے پر غصہ آیا تھا۔ اس کے نہ کرنے کے باوجود انہوں نے اس کا سارا سامان معاذ کی وارڈروب کی ایک سائڈ پر سیٹ کروایا تھا۔ اب سے تمہارا کمرہ ہے، معاذ میاں کی زندگی میں اپنی جگہ بناؤ بیٹیا، اور اسے اپنا آپ منواؤ۔ یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ عورت اپنے شوہر کے لیے سجے سورے، اور مرد سجی سوری بیوی دیکھ کر سب کچھ بھول جاتا ہے۔ ان کی باتوں پر اس کا شرم کے سجدے میں جھک چاہ رہا تھا، اور اب وہ ہونک بنی کمرے میں مارچ کر رہی تھی۔ دل تھا کہ پسلیوں سے نکلتا جا رہا تھا۔ پورے 11:15 بجے اس نے کمرے میں قدم رکھا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ سامنے ہی وہ صوفے پر بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ کچھ پل کے لیے معاذ فاروق کی نظر اس پر ٹھہر گئی تھی۔ ریڈ کریم کلر کے امتزاج میں اس کے گندمی رنگ چمک رہا تھا۔ لمبے بالوں کی چٹیاں گود میں پڑی تھی، رخسانوں پر وہ 2 لٹیں پہرا دے رہی تھی۔ اس کی بہکتی نظریں نیم داغ ہونٹوں میں الجھی تھی، جن پر ہلکی سی گلابی لپسٹک لگی تھی۔ دوپٹہ سر سے اتر کر کندھوں پر آ پڑا تھا۔ آج پہلی بار وہ اپنی جائز بیوی کی غرور سے دیکھ رہا تھا، جس کا حلیہ یکسر ہی بدلا ہوا تھا۔ اچانک اس کے ہاتھ میں تھامے موبائل نے فسوں توڑا تھا۔ جب وہ ہوش میں آیا تھا وہیں وہ ہڑبڑا کر آنکھیں کھول گئی تھی۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر اس سے پہلے کہ وہ کھڑی ہوتی ایک دم سے اس کے سر پر پہنچا تھا، اس کی جان فنا ہوئی تھی۔ انہی جارحانہ تیوروں سے معاذ نے اس کے دونوں بازو اپنی آہنی گرفت میں دبوچ کر اسے کھڑا کیا تھا۔ کیا کہا تھا تم نے؟ اپنے الفاظ یاد نہیں ہے تمہیں؟ تم اب میری زندگی میں داخل نہیں ہوگی، اور اب تم یوں سج سنور کر میرے کمرے میں، کیا سمجھوں میں؟ بولو۔ اس نے اسے بے رحمی سے جھٹکا دیا تھا، اور ابیل کے منہ سے سسکی نکلی تھی۔ ذلت کے احساس سے رلا دیا تھا۔ بوا، میں خود نہیں، مجھے بوا نے حلق میں پھنسنے والے گولے کے باعث اس کی زبان سے جملہ بیرا برآمد ہوا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، اور کل نکلو میرے کمرے سے۔ آئندہ اس رشتے سے میرے سامنے کبھی مت آنا۔ نفرت ہے مجھے اس رشتے سے۔ گیٹ آؤٹ آف مائی روم، دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے۔ وہ اپنے آپے میں نہیں رہا تھا، اس نے پوری قوت سے اسے دروازے کی طرف دھکا دیا تھا۔ اس سے پہلے وہ لڑکھڑا کر گرتی اندر آتی۔ بوا نے اسے مشکل سنبھالا تھا۔ معاذ، یہ ہماری تربیت ہے؟ افسوس ہو رہا ہے ہمیں، آج خود پر کیا جواب دیں گے ہم آپ کی ماں بابا کو؟ انہوں نے اسے اپنے بوڑھے بازو میں سنبھالتے ہوئے ملامت سے ٹوکا تھا۔ وہ ان کے شانے منہ چھپائے رونے میں مصروف تھی۔ بوا، فی الحال اس کو یہاں سے لے جائیں۔ اس نے اب کی بار جانے کیسے خود کو روکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے کیے پر کوئی شرمندگی نہ دیکھ کر بوا کو افسوس پڑا تھا۔ کسی نے تمہارے سر پر بندوق رکھی تھی میاں، جو اس بیچارے کو اپنے کاہ میں لیا ہے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے بیڈ پر بٹھایا تھا۔ وہ دوپٹہ آنکھوں پر رکھے سو کرتی معاذ فاروق کے غصے کو بڑھا رہی تھی۔ بوا، میں اس وقت کوئی بحث نہیں چاہتا، آپ اسے اسی وقت یہاں سے لے جائیں، ٹھیک ہے؟ پھر اسی وقت ہماری ہندوستان کی ٹکٹ کٹاؤ تاکہ ہم بھی فوراً اسے اپنی ماں بابا سے گھر لے جائیں۔ انہوں نے نیا پتہ پھینک کر معاذ فاروق کے ہوش اڑاتے تھے۔ کون سے ماں بابا؟ کون سا ہندوستان؟ وہ تب کر پوچھ رہا تھا۔ اے میاں، ہم آسمان سے نہیں ٹپکے تھے، اللہ بخشے ہمارے بھی ابا و اجداد تھے، انہوں نے اسد برا مانا تھا،
کہیں نہیں جا رہے آپ، اب ان کی اچال سمجھ کر جن چلاہٹ کا شکار ہوا تھا، بالکل میاں میں کیوں اپنے بھائی کا گھر چھوڑ کر جاؤں گی بھلا، اور تم بٹیا تمہارے شوہر کا گھر ہے یہ، اور یہ آج سے تمہارا کمرہ ہے، اور میاں تمہیں کمرے سے باہر نکال کر تو دکھائے، اگلے دن ہی ہندوستان کا ٹکٹ کٹوا کر ہم بھی چلے جائیں گے یہاں سے۔ وہ دونوں کو حیران پریشان چھوڑ کر دروازے سے نکل گئی تھی، ان کی عظیم دھمکی پر وہ دانت پیس کر رہ گیا تھا، جبکہ وہ رونا دھونا بھول کر بوا کے پیچھے لپکی تھی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ پیچھے سے اس کی دہاڑ پر وہ سہمتی ہوئی وہیں رکی تھی۔ مجھے معاف کر دے، میں نے بوا کو منع کیا تھا، لیکن وہ بولتی ہوئی دروازے سے باہر نکلنے کو تھی، اس کے اٹک اٹک کر بولنے پر وہ مزید تھپا تھا، ایک قدم سے اس کی کلائی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا، وہ بے جان چیز اس کی طرف سے جا لگی تھی۔ خبردار، جو اس کمرے سے باہر ایک قدم بھی نکالا تو ٹانگیں توڑ دوں گا، ٹانگیں توڑ کر ہاتھ میں دے دوں گا۔ خون آشام لہجے میں باور کروا کر اسے ایک جھٹکے سے چھوڑ چکا تھا، وہ لڑکھڑاتی ہوئی بیڈ سے ٹکرائی تھی۔ وہ واش روم کا دروازہ کو دھاڑ سے بند کرتا اندر غائب ہوا تھا، منہ پر ہاتھ رکھتی وہ بیڈ سے لگتی زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ معاذ فاروق ربیع نجیب اللہ کے لیے عجیب، سمجھ میں نہ آنے والا شخص تھا۔ اس کے آنے سے پہلے وہ چپ چاپ سامنے بڑے گاؤچ پر لیٹ گئی تھی۔ 5 منٹ بعد جب اس کے بگڑے توڑوں کے ساتھ وہ تولیے سے سر رگڑتا ہوا واش روم سے برآمد ہوا، اس بار بھی دروازے اسے دھاڑ سے بند ہوا تھا۔ اس کا سہما دل مزید سہما تھا، اسے گاؤچ پر لیٹے دیکھ کر اس کے ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہوا تھا۔ یہ مظلوم بن کر تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ اس نے اس کے اوپر سے دوپٹہ کھینچا تھا، وہ جو دوپٹے میں خود کو چھپائے سانس روکے ہوئے تھی، ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کا دوپٹہ دور پھینک کر اسے سنبھلنے کا موقع دیا بغیر وہ اس کا بازو سے دبوچ کر کھڑا کر چکا تھا۔ اس کا بازو اب دکھنے لگا تھا۔ مجھ سے دور رہنا سمجھی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسے تیزی سے اسے کاؤچ پر دھکا دیتا وہ بیڈ پر پڑی اپنی شرٹ اٹھا کر پہننے لگا تھا۔ وہ جیسے پاگل ہونے لگا تھا، شاید وہ تھی ہی ہرما نصیب۔ ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اس نے اپنی سسکی روکی تھی۔ صبح کی اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اجنبی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا۔ جب نظر بیڈ کے اوپر اس کی فریم شدہ تصویر پر پڑی، رات جو کچھ ہوا تھا اس کے دل میں بھی وہی اذیت محسوس کی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھی تھی، اپنے ایک درد کرتے بازوں کو سہلاتے ہوئے۔ اس کی نظر گھڑی پر پڑی تھی، اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ صبح کے 8 بج رہے تھے، وہ اتنی دیر تک سوتی رہی۔ اسے نماز قضا ہونے کا افسوس ہوا تھا۔ اس نے پاس پڑا دوپٹہ بھی اٹھایا جب کمرے میں اچانک الارم بجنے کی آواز گونجی تھی۔ اب ایک دم ہڑبڑاہٹ کا شکار ہوتے ہوئے اس نے بیڈ کی طرف دیکھا۔ سامنے ہی وہ بیڈ پر پیٹ کے بل سو رہا تھا، وہ جو اس کی موجودگی سے اب تک بے خبر تھی۔ اسے سویا دیکھ کر اس کا دل دھڑکا تھا۔ معاذ نے لیٹے لیٹے ہی موبائل میں بجتا الارم بند کیا تھا۔ وہ جاگ گیا تھا۔ ربیع اجرت میں دوپٹہ سر پر لیتی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اس کی متوجہ ہونے سے پہلے ہی کمرے سے نکل جانا چاہتی تھی۔ اس پر نگاہ غلط ڈالے بغیر وہ بنا چاپ پیدا کیے دروازے کی طرف بڑھی تھی، لیکن پیچھے سے آتی آواز پر اس کا دل حلق میں آیا تھا، جیسے بوا کی وجہ سے مجبور ہوا ہوں میں اپنی جگہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ سپاٹ لہجے سے زیادہ اس کے الفاظ ربیع کے دل کو چیر کیے گئے تھے۔ بنا اس کی طرف دیکھے وہ سر ہلاتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ اس کی اس ذلت کی عادی بچپن سے تھی، لیکن نہ جانے کیوں ہر بار اس کی آنکھیں احتجاجاً چھلک پڑتی تھی۔ آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کر کے وہ بوا کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کیا ہوا بیٹیا، بڑی دیر تک سوتی رہی ہو؟ بوا نے قرآن پاک کو چوم کر اسے پوچھا تھا۔ رات کو اس نے کچھ کہا تو نہیں نا؟ خیر سے گزری رات؟ بوا نے بغور اس کی سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھا۔ کیا ساری رات سوئی نہیں ہو؟ نہ جانے کیوں اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ بوا میری نماز کل نکل گئی ہے۔ اس سے پہلے اس کی زبان ٹوٹتا وہ بولتی ہوئی واش روم میں گھس گئی تھی۔ میں یہاں نہیں رہوں گی امی، وہ بیڈ پر بیٹھتی پیچھے سے بولی تھی۔ وہ جو واش روم چاہ رہا تھا ایک لمحے کے لیے ٹھٹکتا ہوا رکا تھا، پھر آہستہ سے پلٹا تھا۔ سفید رنگ کی شرٹ میں وہ احمد کو صبح کھلا ہوا گلاب ہی لگی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر شہرین جلدی سے بیڈ سے اترتی اس کے پاس آئی تھی۔ دیکھو احمی، ہماری پرائیویسی ڈسٹرب ہوتی ہے یعنی؟ اس نے اپنے دونوں باہیں احمی کے گلے میں ڈالی تھی۔ لیکن شیری، یہ میرا گھر ہے، بلکہ تمہارا ہی تو گھر ہے۔ کوئی بھی تمہیں اس گھر سے نے کچھ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا شہرین نے اس کا گال چوما تھا۔ احمی پلیز، میں تمہاری ساتھ لائف انجوائے کرنا چاہتی ہوں، صرف تم اور میں بس، اور ہمیشہ کی طرح اس کی قربت میں سب بھولا تھا۔ اچھا میں کوئی فلیٹ دیکھتا ہوں۔ شہرین کو پتا تھا کہ اسے کیسے راضی کرنا ہے۔ ایک ہفتے کے اندر وہ اس سے لیے فرنش فلیٹ میں شفٹ ہو چکا تھا۔ جاؤ میاں کو بلا کر لاؤ ناشتے کے لیے۔ وہ چائے کی آنچ کم کر رہی تھی جب بوا کی بات پر ایک لمحے کے اس کے ہاتھ تھمے۔ بوا میں وہ پلٹی تھی۔ لو بیٹیا، میاں کے پاس بھیج رہے ہیں تو تم ایسے سفید ہو رہی ہو جیسے شیر کے کچار میں جانے کو کہہ رہے ہیں ہم۔ انہوں نے غور سے اس کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھا تھا۔ رات کو جو وہ ہو کر چکا تھا، ابھی صبح کا اس کا لہجہ اس پر، اس کے الفاظ، اس کے پاس جانے کا خیال، اس کا خون خشک ہونے کو تھا۔ آپ نے خود ہی تو بتایا تھا 8:30-9 بجے تک روز تو وہ خود ہی نیچے آ جاتا ہے۔ وہ انگلیاں چٹکاتی بولی تھی۔ ہاں روز وہ خود ہی آ جاتا ہے نیچے، اب کیا ساری زندگی خود ہی آتا رہے گا؟ میاں اسے بھی بتاؤ جا کر کہ میاں اب بیوی والا ہو گیا ہے۔ جاؤ شاباش۔ ان کی بات پر اس کا چہرہ لال ہوا تھا۔
बिटिया थोड़ा जाकर उसके सामने शर्माओ वरमाओ। उसके अंदर भी एहसास आ गया, जाओ बिटिया। बुआ ने पराठे को तवे पर उससे उतारा था। उफ, ये बुआ की बातें। वो एकदम मुड़कर किचन से निकली थी, लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ते ही उसके कदम मन मन हो गए थे। उसके कमरे के बाहर खड़े होकर एक बार तो उसके दिल चाहा पलट जाए, लेकिन फिर बुआ मरती क्या न करती कि मुश्ताक उसने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी थी। जो अब अंदर अंदर नदरात था। कुछ लम्हे रुक कर उसने दोबारा से दरवाज़ा बजाया था। खुला है दरवाज़ा, जिस लहजे में कहा गया था। उसका दिल डूब का भरा कर उभरा था। माँ उसको पता था ये बुआ नहीं हो सकती। तभी उसका लहजा सपाट हुआ था। धीरे से दरवाज़ा खोलकर वो अंदर आई थी। नाश्ता तैयार है। शीशे के सामने बाल बनाते हुए उसने अपने पीछे उसका अक्स देखा था। वो घबराई उसे ऐसी खड़ी थी। रोज़ ही करता हूँ। सपाट लहजे उसे मज़ीद सहमा आ गया था। वो बुआ ने कहा है आपको बुला लाऊं। वो फिर हल्काई थी। बुआ से बोलो, दंगल बजाने की क्या ज़रूरत है, मुझे नीचे ही आना है। यहाँ से उड़कर तो जाने से रहा। उसके जहरकंद लहजे पर वो सर हिलाती हुई पलट गई थी। क्या कहा मियाँ ने? बुआ ने उसकी सीढ़ियाँ उतरते देख कर पूछा। वो टेबल पर नाश्ता रख रही थी। उसके अड़े अड़े हवासों को एक नज़र देख लेती तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो उससे पहले वो कुछ कहती, वो हवा के झोंके की तरह उसके बराबर से होता सीढ़ियाँ उतर आया था। कंधे से कंधा मिस हुआ था। राबील के आसपास दिलफरीब खुशबू बिखरी थी। उसने बेध्यानी से उसकी खुशबू को सांसों में उतारा था। आज क्या नया हो गया है बुआ? मैं रोज़ इसी टाइम आता हूँ नीचे। वो कुर्सी खींच कर बैठते हुए बोला। जज्बे आदत बैठने से पहले उसने साथ वाली कुर्सी पर अपना कोट फैलाया था। वो भी नीचे आ गई थी। माशाल्लाह से मियाँ बीवी नाश्ता साथ करते हैं तो बरकत पैदा होती है। आज जो बिटिया बैठो मियाँ के साथ। उन्होंने उसे देखकर कहा था। मुआज़ ने खाने से हाथ रोके थे। उसके हाथ की हरकत पर राबील का दिल भी रुका था। जैसे सबसे पहली बात, बुआ ये बीवी बीवी कहना छोड़ दे। वो नागवारी से बोला था। उसकी बात पर बुआ ने हैरत से उसे देखा था। मियाँ बीवी की हैसियत से ही कबूल है कहा था ना? या मौलवी साहब ने बुआ की बहू कहकर 3 बार कबूल करवाया था निकाह? वो नाक पर हाथ रखती बड़ी संगीनी से पूछ रही थी। बुआ के तंज़ो मजाक की आदत से बचपन से बड़ा महसूस होता था, लेकिन अब उनके मिजाज की आदत उसके बीटर को बढ़ा रही थी। बुआ आप? उसे पराठे की प्लेट परा करते हुए सांस अंदर खींच कर खुद को काबू पर पाया था। उसके गुस्से को बुआ ने हवा में उड़ाया था। मियाँ रात का खाना तुम ढंग से खाते नहीं, दोपहर में भी तुम्हारे नखरे हैं, या एक ये नाश्ता ही है जो ढंग से करते हो? अब उससे भी नाराज़ की उसका मूड देखकर उन्हें अंदाज़ा था ये ज़रूर बगैर खाए पिए उठ जाने वाला है। उन्होंने उसे सरनजीश की थी और उसे भी पता था वो नाश्ता छोड़कर जा नहीं सकते। कहे बगैर वो दोबारा से नाश्ते की जाने में तवज्जो हुआ था। बेटिया तुम क्यों खड़ी हुई हो? अब तक बैठो। मियाँ के बराबर वाली कुर्सी पर पराठा खाओ, तुम भी जान बनाओ। उन्होंने एक प्लेट में पराठा रखकर उसकी तरफ बढ़ाया था। बुआ मैं बाद में खा, वो मन मनाई थी। उन्होंने खुद आगे बढ़कर उसे उसके बराबर कोट वाली कुर्सी पर बिठाया था। चलो शाबाश शुरू करो। उन्होंने प्लेट उसके आगे बढ़ रखी थी। वो फिर उसी दिलफरेब खुशबू के हिसार में आई थी। बुआ ये बहुत ज़्यादा है। मैं इतना नहीं। वो मन मनाई थी। आधा जुमला बोलती आधा मुंह में ही दबा गई थी। जब वो टिश्यू से हाथ साफ करता कुर्सी खिसकाता एक दम उठा था। चलता हूँ बुआ। वो कुर्सी के पुश्त से कोट उठाने लगा था। वो बेख्तियार आगे हुई थी। मियाँ ये पराठे तो पूरा करो। उसे जाते देखकर वो ज़ोर से बोली थी। बस बुआ काफ़ी था, अल्लाह हाफिज़। वो रुके बगैर दरवाज़ा पार कर गया था। अल्लाह की अमान मियाँ। बुआ के साथ वो बेज़ेरे लब बोली थी। जब उसकी नज़र उसकी प्लेट की तरफ पास पड़े पर वॉलेट पर पड़ी थी। बुआ ये बटवा भूल गए। वो वॉलेट हाथ में लेती बोली थी। लो, इतनी जल्दी थी चीज़ें भी छोड़ गया। जाओ जल्दी से यहाँ से दे आओ। अब मियाँ अभी गाड़ी में ही होंगे। उनके कहने पर वो उजरत से उठती दरवाजे की तरफ भागी थी। तेज़ी से लाउंज का दरवाज़ा खोलते ही से किसी से ज़ोरदार टकराई थी। उसकी आंखों के आगे तारे नाच गए थे। वॉलेट हाथ से छूटा था। उफ अम्मा। वो दोनों हाथ सर पर रखती बोली थी। क्या आफत आ गई थी भला? वो अपना सीना सहलाता झुलाया था। वो आप अपना ये भूल गए थे। वो इधर उधर देखती बोली थी। वॉलेट कहीं भी नहीं दिख रहा था। एक हाथ अभी भी सर पर था। क्या? वो भी नीचे देखते पूछ रहा था। वो अपनी एक अहम फाइल भूल गया था। आज उसकी मीटिंग थी। उसके मैनेजर की कॉल आई थी। पार्टी पहुंचने वाली थी। वो बटवा कहाँ गुम हो गया? मेरे हाथ में तो था। वो रहानसी होती नीचे बैठ गई थी। उसकी बरबराहट मुआज़ की समातों तक बिल्कुल भी नहीं पहुंचती। तो अपनी गायबाना चीज़ ढूंढती रहो, मैं लेट हो रहा हूँ। वो उसकी साइड से होता अंदर चला गया। कुछ सेकंड बाद मतलूबा फाइल लिए वो तेज़ी से नीचे उतरा था। मियाँ बिटिया ने दिया। बुआ टेबल से बर्तन उठाती है मसरूफ़ अंदाज में बोली थी। बुआ आपकी बहू एक ख्याली चीज़ के गायब होने से परेशान है, तो उसके मिल जाने से पूछ रही हैं। मैं चाह रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। वो जल्दी से बाहर निकला तो वो दरवाजे के स्टेप पर बैठी दोनों हाथ चेहरे पर रोक के रोने में मसरूफ़ थी। हाय अल्लाह, न जाने कितने पैसे होंगे उसमें, मैं क्या करूँ? तो मुझे चोट समझेगी। मुआज़ ने हैरत से उसके आंसू में भीगी खुद कलामी सुनी थी। तुम कहीं पागल वागल तो नहीं हो? वो सरसरी अंदाज में पूछ रहा था। उसने आंखों में से हाथ हटाए थे।
हमारे खौफ के दिल की धड़कन बस बंद होने लगी थी। मुझे माफ़ कर दें, वो खड़ी होती बोली थी। झुकी नज़रें आंसू तस्बीह के दानों की तरह टिप टिप करते फर्श पर गिरते चले गए थे। लेकिन मैं चोर नहीं हूँ, अल्लाह की कसम। वो अभी मैं मेरे हाथ में था। वो रोने पर काबू पाने के चक्कर में बड़ी मुश्किलों से बोल पाई थी। उसे उसकी दिमागी हालत पर शक हुआ था। कितने पैसे थे उसमें? उससे पहले कि वो उसकी बात पर हैरान होता, उसकी नज़र गमले पर पड़े, एक अपने वॉलेट पर पड़ी। उसे हैरत का झटका ही तो लगा था। एकदम से उसे जैसे सारी बात समझ में आई थी। तुम दे सकोगे? वो गैर महसूस तरीके से गमले के सामने आया था। रात वाले ही लिबास में रोई रोई लाल मतनम आंखें, गुलाबी होंठ, उसकी नज़रों से अनजान सुसु कर रही थी। मुझे पता है उसमें बहुत पैसे होंगे, वो अटक अटक कर बोली थी। आंसू फिर पल के बार पर अटके थे। मुआज़ की नज़र उस पर अटकी थी। हाँ, बहुत ज़्यादा। वो बेखुदी से बोला था, मुझे नौकरी पर रख ले आप। बिना तनख्वाह। उसकी बात पर वो एकदम होश में आया था। बहुत से ज़्यादा सादा थी। उसने नफ़ी में सर हिलाया था। देखे, मैंने पहले भी कहा था, मुझसे सब काम आते हैं, खाना बनाना, सफाई। आपके जितने पैसे हों आप। वो जल्दी बोलती जा रही थी, जबकि उसके मूड ख़राब होते देर नहीं लगी थी। जस्ट शट अप। वो दहाड़ा था। वो एकदम सहम कर पीछे होती टेप रिकॉर्डर की तरफ ऑफ हुई थी। उसने झुककर गमले से वॉलेट उठाकर मिट्टी झाड़ी थी। अरे अल्लाह, मिल गया। वो बेसाख्ता खुशी से चिल्लाई थी। यही तो आप भूल कर जा रही थी। मैं आपको देने आ रही थी। खुशी से बोलते बोलते उस पर नज़र पड़ते उसने फिर रुक कर अपना जुमला पूरा किया था। तो इसका नाम नहीं क्या था? क्या ख्वाह मेरा इतना टाइम वेस्ट किया? वो दांत पीसते हुए बोला था। बटवा। उसका अंदाज़ देखकर लफ्ज़ उसके गले में फंसे। बटवा। अपने ब्रांडेड वॉलेट को बटवे के नाम से पुकारे जाने पर वो अजीब नज़रों से वॉलेट को देखकर अज़ेरी लब बोला था। जी ये बटवा। वो हाथ की पुष्ट से आंख साफ करती बोली थी। वॉलेट। वो उसकी आंखों के सामने वॉलेट करके वॉलेट पर जोर देकर बोला था, लेकिन फिर मोबाइल बजने पर जल्दी से गाड़ी की तरफ बढ़ा था। दे दिया बटवा मियाँ को? बुआ ने उसे आते देखकर पूछा था। बटवा नहीं, वॉलेट बुआ। वो धीमे से बोलती बुआ के कमरे की तरफ बढ़ी थी। बुआ को एक लम्हे इसमें जैसे सारी बात समझ में आई थी। अरे बिटिया, इस बटवे को बटवा ही कहने से चिढ़ता है मियाँ। वो हंसी थी। कहाँ जा रही हो? नाश्ता करो बिटिया। बुआ ने उसे जाते देखकर पुकारा। बुआ, ये बहुत ज़्यादा है। मैं नहीं, ज़िंदगी की तलख याद उसे जुमला मुकम्मल करने दिया थी। अरे मनहूस मारी, आटा क्या मुफ्त में आता है? जो अपने लिए रोटी पकाने बैठ गई है। ये सुमी और फ्याज ने आधी रोटी बचाई है, ये खा ले। अपने सामने पड़े पराठे को देखकर उसके हलक में आंसू का गोला फंसा था। मैं ये इनका छोड़ा हुआ खा लेती हूँ। वो अपने आंसू साफ करती उसके आध खाए पर पराठे की तरफ प्लेट अपने सामने करती जल्दी से बोली। शुक्र था बुआ रोज़ के कामों की में उलझी हुई थी। अच्छा चलो, ये हम चौकीदार को दे आते हैं। वो उसका पराठा उठाकर बाहर चल गई थी। एक हफ्ता तक यही रूटीन रही थी। वो उसके वजूद को तस्लीम नहीं कर पाया था, लेकिन अब उसे कुछ कहता भी नहीं था। बुआ की वही बातें थी। वो उसे ज़्यादा से ज़्यादा उसके कामों में उलझाए रखती थी। मौत पड़ी थी, तुझे छोड़ कर आ गई मनहूस मारी को। अब आकर ब्याह कर ले जाएगी। तो तुझे तेरी फूफी परवीन एक हफ्ते में यही काम कर के बेजार हो गई थी। आएगी देखना अम्मा, आएगी फूफी। सारी दुनिया देखे। हाँ अम्मा। परवीन की पढ़ने वाली जूती से वो बिलबिला उठी थी। क्या है अम्मा? हाथ नहीं टूटते तेरे? वो मैं मनहूस मारी राबी नहीं तेरी अपनी औलाद हूँ। इतनी ज़ोर से मारा है। वो जाहिलों की तरह चीख रही थी। उठ, बाप आने वाला है। 2-3 रोटियाँ डाल, सुबह से लगी हुई हूँ। परवीन का बस चलता, उसे मार कर आधा कर देती। मुझसे नहीं पकाई जाती रोटियाँ। वो तंग कर कहती खड़ी हुई थी। तो इन मनहूस मारों को दाना पानी ही दे दे। कल से शोर मचा कर दिमाग ख़राब कर दिया है। उसे नफ़रत और बेजारी से मुर्गियों के डरबे को देखा था। देख अम्मा, मैं नहीं दे रही। वो उनकी गंदगी बर्दाश्त कर सकती है, मैं नहीं। सुमीर ने हकारत से मुर्गियों को देखा था, जो भूखों प्यास से निहाल अब शोर मचाने की सकत में बिक होने लगी थी। एक हफ्ते से वो उस मेहरबान वजूद की राह तकती मायूस होने लगी थी। मर जाएंगी मनहूस कहीं की, उसने गाली बकी थी। वो दोनों क्या बल्कि सारे घर उस एक हफ्ते में एक दूसरे को बेदरी गालियाँ ही बकता रहता था। अच्छा है, मर जाए। ची खुद से नहीं मरेगी तो मैं ज़िबा कर दूँगी। किसी दिन ज़िंदगी हराम कर दी। वो मनहूस क्या कम थी जो अपनी परेशानी निशानी छोड़ गई है कहीं की। वो परवीन की जूती ज़ोर से डरबे पर मारती हज़ियान बकती हुई छत पर चली गई थी। बेज़ुबान मुर्गियाँ उस अफ्ताद पर रब से फरियाद करती ची करती रह गई थी। मेरी अपनी सलील औलाद ही हड हरामी है। आज तुझे ठीक करवाती हूँ। प्यास से रुक जा तू ज़रा। परवीन ने अपनी धमकी पर पूरा अमल करने का इरादा करके पास अपना पड़ा दानों का डब्बा उठाया था। कहती हूँ प्यास के अब्बा को बेच दूँ दे। इन मनहूसों को मिल जाए तो मुझे राबी तुझे अल्लाह पूछे। झुकती कंधे पास ज़्यादा डरबे में दाना फेंकने के बाद वो बावर्ची खाने में चली गई थी। उसके वजूद के साथ उस घर का रहा सहा सुकून भी रुखसत हो गया था।
उस दिन वो ऑफिस से जल्दी घर आया था। दोपहर के 2 बज रहे थे। घर में वैसे भी खामोशी होती थी, लेकिन उस वक़्त उसे बुआ की गैर मौजूदगी महसूस हुई थी। वो कोट को बाजू पर रखता किचन की तरफ आया था। वो चूल्हे के पास खड़ी बुआ के लिए बनाई गई यखनी को चख रही थी। बुआ कहाँ है? वो जो अपने ध्यान में थी, उसकी आवाज़ पर बेसख्ता उछली। नतीजतन उसके हाथ से चमचा गिर पड़ा था। गरम गरम यखनी से भरा चम्मच उसके पैर को जला गया था। अपनी दुखते पाँव की तकलीफ को नज़रअंदाज करके उसने मॉस की तरफ देखा था, लेकिन उसे अपनी तरफ देखता पाकर उसने फ़ौरन नज़रें झुकाई थी। वो बुआ के सर में दर्द था, तो वो उसकी आधी बात सुनते ही वो पलट गया था। पैर की तकलीफ को नज़रअंदाज किया और नीचे से चम्मच उठाने झुकी थी। कितने आंखों को बंद कर तोड़ते उसके पैर पर आ गिरे थे। न जाने पैर की तकलीफ थी या उसकी बेरुखी। आंखों का मातम जारी था। बिटिया उसके छोटे छोटे काम उसके बगैर बोले क्या करो। अचानक एक सोच ने उसके जहन के वाह किया था। आंसू साफ करके उसने सिंक से आंखों में पानी छपका के मारे थे। यखनी की आंच कम करके उसने दूसरे चूल्हे पर चाय का पानी रखा था। उसे बुआ के कमरे में झाँका था। उन्हें सोता देखकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। कोट शर्ट घड़ी को बेड पर फेंक कर उसने जूते उतारे थे। पाँव में स्लीपर्स डालकर वो कपड़े उठाकर वॉशरूम में बंद हुआ था। 4-5 मिनट बाद वो कमरे में दाखिल हुई थी। कमरे की बिखरी हालत देखकर उसने चाय का कप साइड टेबल पर रखा था। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा क्लिक से खुला था। राबील का दिल उछल कर हलक में आया था। कप को वापस उठाकर उसने फ़ौरन से मरने की हालत की गलती की थी। ये मैं आप उसे बिना शर्ट देखकर उसके अल्फाज मुंह में ही रह गए थे। वो उसे नज़रअंदाज किए तौलिए को बेड पर फेंक कर अब वार्डरोब से अपनी शर्ट निकाल कर पहन रहा था। अब क्या तुम सारी ज़िंदगी यहीं स्टैचू बनकर खड़ी रहोगी? शीशे में बाल बनाते हुए वो सपाट लहजे में पूछ रहा था। नहीं, मैं चाय लाई थी। उसे हमेशा की तरह तोड़ मोड़ कर जुमला पूरा किया था। क्या मैं तुमसे चाय लाने को कहा था? मॉस ने बेड पर बैठकर मोबाइल पर नज़र डालते हुए पूछा था। रबील ने एक नज़र अपने सामने बैठे उस मगरूर शहजादे के गीले बालों पर डाली थी। नहीं, तेज़ी से रफ़ी में सर हिलाती हुई फ़ौरन उससे वापस पलटी थी। क्या मैंने तुम्हें चाय वापस ले जाने को कहा? वो यकीनन उसे बुखलाने पर मजबूर कर चुका था। नहीं, वो माँ से वापस मुड़कर चाय साइड टेबल पर रखने को ज़रा सा झुकी थी। वो उसे ही देख रहा था। झुकने से उसके सर से शिफॉन दुपट्टा उतरा था। वही तो शरारती लटें फिर से उसके रुखसारों को छेड़ने से बाज नहीं आई थी। एक हाथ से कप रखते हुए उसके दूसरे हाथ ने बेसाख्ता बाएं रुखसार पर झूलते लटकों कान के पीछे उड़ा अड़सना चाहा था, लेकिन वो फिर रुखसार से सलामी दे गई थी। सीधा होते हुए राबील की नज़र बिला इरादा उस मगरूर शहजादे की तरफ उठी थी, जो उससे चंद इंच दूर बैठा उसके रुखसार पर शरीर लटों का रक्स देखने में महू था। एक सेकंड में उसका चेहरा सुर्ख हुआ था। वो एकदम सीधी हुई थी, जल्दी से मुड़ी थी। पर बुरा हुआ उन जूतों का। और उसके जूतों से उलझकर लड़खड़ाई थी। मौज फरूक सुकून से सिगरेट से लगाता उसके बाद हवासियाँ नोट करता। और ऑरेंज और येलो कंट्रास्ट के शलवार कमीज़ पर उसी प्रिंट के शिफॉन दुपट्टे ने उसके गंदमी रंगत दमक रही थी। अभी भी वो उसकी नज़रों से परेशान होती, बार बार अपनी लट को कान के पीछे अडसने में लगी हुई थी। जब वो उसके बराबर से होता कमरा छोड़ चुका था। रबील का कब का रुका सांस सीने से खारिज हुआ था। बुआ की बातों का असर था और कुछ अपने काम करने की आदत भागने के बजाय उसने कमरे पर तायराना नज़र डालकर झुक कर जूते उठाए थे। जूतों का शो रैक में रखा था। उसने बेड पर पड़ा कोट उठाकर वार्डरोब में हैंग किया था और शर्ट को मैले कपड़ों की बास्केट में आज काम वाली नहीं आई थी। सुबह उसने कमरे को सेट समेट दिया था, लेकिन खिड़कियाँ खोलने के बायस अभी तो फर्नीचर पर हल्की हल्की गर्द पड़ी थी। कुछ सोचकर वो बाहर से डस्टर ले आई थी। कुछ मिनट बाद वापस आया तो वो उसे ड्रेसिंग करते नजर आई थी। परफ्यूम और सिगरेट की मैली जली खुशबू पर उसे बेसाख्ता गर्दन घुमा कर देखा था। वह नजरें उस पर मरकूज के दरवाजे पर खड़ा था। उसकी नज़रों से वो खुद भी में सिमटी थी। उसे इस तरह ख्वामख्वा झिझकते शर्माते देखकर वो थोड़ा हैरान होता वापस बेड पर जा बैठा था। आप खाना खाएंगे? उमास ने एक नज़र उसे देखा था, बेडशीट ठीक करते हैं मसरूफ़ सा अंदाज। नहीं, एक लफ्ज़ी मुख्तसर जवाब वो सर हिलाकर पलटी थी। सुनो, वो क्या नाम था तुम्हारा? उसने पीछे से पुकारा था। वो जो उसकी आवाज़ पर एकदम पलटी थी, उसके सवाल पर हैरत का शिकार थी। वो सिगरेट एस्ट्रे में पहुँचा रहा था। उसका शौहर एक हफ्ते बाद उससे उसका नाम पूछ रहा था। उससे पहले कि वो जवाब देती वो अगला सवाल कर चुका था। खाने में क्या है? अजीब बेनियाजी थी। पुलाव, वो धीमे से बोली थी। थोड़ा सा ले आओ। अभी भी वो उसकी तरफ देखे बगैर बोलता नीम दराज हुआ था। न जाने क्यों कुछ लम्हे वो उसे देखती रही। वो मगरूर शहजादा उसके दिल पर काबिज होने लगा था। मुआज़ ने उसे खड़ा देखकर टीवी से नजरें हटाकर उसे देखा। उसके देखने पर वो भी मतवज्जा नहीं हुई थी। तब उसने एकदम चुटकी बजाई थी। वह हड़बड़ाती हुई होश की दुनिया में वापस आती। मैं लेकर आती हूँ। अपनी बेख्तियारी पर शर्मिंदगी से सुर्ख होती वह सर पर
कर पट कमरे से दौड़ी थी, वो कंधे चकाता दोबारा टीवी की जानिब मुतवज्जा हुआ था। बकवास न कर, जा यहाँ से। उसके हाथ से पानी का गिलास लेता वो गुस्से से बोला था, हाँ अब्बा, क्यों अपनी बेटी की गंदी निशानी बेचेगा? सुम्मी बाप के गुस्से की परवाह किए बगैर बोली थी, ऐसी बेहया औलाद की निशानियाँ तो जला देनी चाहिए। फयाज के अब्बा, वो वाह बेटी मुँह काला करके गई है, और बाप के है कि उसकी गंदी निशानी सीने से। नजीबुल्लाह ने स्टील का गिलास जोर से सामने दीवार पर दे मारा था। नहीं बेचूंगा मैं उसे। वह ग्लास को उसको ज़ोर से पाँव मारता घर से ही निकल गया था। हमें बेच दे। फिर परवीन उसकी पुष्प पर चिल्लाई थी। कितने दिनों से बुआ उसे रबील को बाहर ले जाने के लिए कह रही थी, हर बार वो इतना लेट आता कि बुआ वो भी सो गई होती थी। आज वो ज़रा जल्दी घर आ गया था। बुआ ने रबील को तैयार होने के बजाय भेजा था, फिर उसके बाद उसे बताने आई थी, तो अक्का के ऐन मुताबिक उसने मासत कर ली थी। ऐ मियाँ, अल्लाह को मुंह दिखाना है, हमने हमारी तरबियत ऐसी। अल्लाह अल्लाह, उन्होंने बाकायदा गाल पीटते थे। बुआ के मेलो ड्रामे को बिल्कुल ही इग्नोर करता वॉशरूम की तरफ बढ़ा था। निकाह क्या किया है तो हकूक़ भी अदा कर, कुरानी नहीं लाए हो तुम, वरना हम चौकीदार से कहते हैं। वो कहकर मुड़ गई थी। वो हक्का बक्का वॉशरूम से जाते जाते वापस आया था। अब क्या चौकीदार के साथ भेजेंगे अपनी बहू को? वो तंग कर पूछ रहा था। ऐ मियाँ, होश के नाखुन लो, अल्लाह रखे अपने शोहर के साथ जाएगी हमारी बहू। उनकी बात पर उसने लब फेंचे थे। बुआ, मैं आज आपसे एक बात साफ साफ कह रहा हूँ, ये निकाह मैंने सिर्फ और सिर्फ उसके कहने पर किया है, और उससे मेरी सारी शर्तें मंजूर हैं, वरना आप चाहती हैं मुझे सारी ज़िंदगी शादी नहीं करनी थी। वो फट पड़ा था। उसके गुस्से के परवाह करते हुए उन्होंने जैसे कान से मक्खी उड़ाई थी। अब तो कर ली है ना मियाँ, शादी का लड्डू मुंह में ले लिया है तो मियाँ हंस कर खा लो। उनकी बात पर उसने न जाने कैसे ज़ब्त किया था। एक काम करे, चौकीदार को साथ लेकर आप चले जाएं, मुझे तंग ना करें प्लीज़। वो बेचारे से कहता फिर वॉशरूम की तरफ बढ़ा था। ए लो मियाँ, चौकीदार का अच्छा याद दिलाया तुमने। वो एकदम सर पर हाथ रवारती कमरे से बाहर निकली थी। मुआज़ ने ऊपर देखकर शुक्र का कलमा पड़ा था, फिर तेज़ी से आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद करने को था, जब उनकी बात पर उसके हाथ रुके थे। बिटिया, ज़रा चौकीदार से बोलना हमारा हिंदुस्तान का टिकट कटवा दे। उसे पतंगे ही तो लग गए थे। उफ़, उसने एकदम सांस को अंदर खींचा था, लेकिन ज़बत टूटा था। बहुत ही जारहाना अंदाज में कमरे का दरवाज़ा पूरा खोल कर बाहर आया था। क्या कहूँ वो उनसे, वो सबसे ऊपरी सीढ़ी पर खड़ी नहायत फरमाबरदारी से पूछ रही थी। मुआज़ ने आगे बढ़ाती नज़रों से घूरा था। बुआ की उसकी जाने पुश थी, उसकी नज़रों से खायफ होती वो बेशक था। उल्टे कदम एक सीढ़ी नीचे उतरी थी। बस बिटिया, दाना पानी उठ गया है मेरा भाई घर से। बुआ की ब्लैक मेलिंग पर वो अशश कर उठा था। तुम्हारे पास सिर्फ 7-8 मिनट है, उससे ज़्यादा मैं तुम्हारा वेट नहीं करूँगा। तो दरवाज़ा धाड़ से बंद करता वो अंदर गायब हुआ। तो उसने लड़ कर बुआ को देखा था। वो इतने गुस्से में है, वो रो देने को थी। अरे बिटिया, सारे शोहर या बीवी को आंखें दिखाते हैं। तुम आ जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना शोर मचाएगा। वो उससे लिए सीढ़ियों से उतरने लगी थी। मैं तैयार हूँ बुआ, लेकिन बुआ मुझे उनसे बहुत डर लगता है। और अब तो वो भी बहुत ही गुस्से। छोड़ो मियाँ के गुस्से को। और ये क्या तुम दरस में जा रही हो, मियाँ के साथ जा रही हो? सजो सब्रो, ताकि उसका मिजाज भी ज़मीन पर आए। तुम्हें देखकर उनकी बात पर वो सुर्ख चेहरा लिए बिल्कुल चुप हुई थी, लेकिन दिल को धड़का लगा था, न जाने क्या सलूक करेगा वो उसके साथ। शेरी, तुम्हें पता है, तुम मुझे पहली नज़र में ही बहुत अच्छी लगी थी। वो 1000 बार की बताई के बाद उससे फिर बता रहा था। ब्लैक टुकनों तक आते फ्रॉक में वो लग भी बहुत अच्छी रही थी। तुम्हारी लक किस्मत, एक अदा से कहते हुए उसने बहुत बड़ी महारत से छुरी कांटे की मदद से इस शेक को मुंह में डाला था। ये मेरी लक ही है जो आज हम डिनर साथ कर रहे हैं डार्लिंग। अहमद ने उसका गाल छुआ था। बड़े भरे रेस्टोरेंट में अहमद की सरकत पर खिलाई थी। न जाने कितनी नज़रें शहरीन लाइक के हसीन वजूद पर उठी थी। वो उसे देखता नहाल हुआ था। सारे रास्ते उसे बिल्कुल नज़रअंदाज किए। वो सिगरेट लबों से लगाए सामने देखता ड्राइव करता रहा था। वो उसे इटालियन रेस्टोरेंट लेकर आया था। वो मेन्यू पर निगाह दौड़ाता बका उसको भी देख रहा था। सफ़ेद रंग का नेट का फ्रॉक, जिस पर कहीं कहीं गोल्डन छिन लगे हुए थे। सफ़ेद शिफॉन के दुपट्टे को वो मुश्किल सर पर जमाए हुए झुके सर के साथ हाथ को मसलने में मसरूफ़ थी। क्या खाओगी? उसके पूछने पर रबील ने एकदम सर उठाया था। मास्क उस पर उठी सरसरी निगाह की उसकी गोल्डन झुमकों पर अटकी थी, साथ ही मखसूस शरीर लट। उसने उसके रुखसार को बोसा देकर मुआज़ फ़ारूक को बेखुद किया था। हमेशा की तरह उसकी नज़रों से वह सिटपिटाई हुई खुद में सिमटी थी। कुछ भी वो मुश्किल सुन पाई थी। यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। उसने मेन्यू कार्ड बंद करते हुए वेटर का इशारा कहता। उसके उस तरह अचानक से कार्ड बंद करने पर उसे लगा वो गुस्सा में हो गया। जो आप खाएं। वो गहरा सांस लेता वेटर की जानिब मुतवज्जा हुआ था। ऑर्डर नोट करवाने के बाद मास ने एक नज़र उस पर डाली थी। वो उसे ही देख रही थी। उसके देखने पर गड़बड़ाती हुई दोबारा से नीचे देखने लगी। न जाने क्यों आज मुआज़ फ़ारूक के सारे दावे कमज़ोर पड़े थे। उसकी नज़रें अब सामने बैठे वजूद का तवाफ़ करने पर आमादा थी।
اور وہ اس کی نسلوں سے خود میں سمٹی جا رہی تھی۔ 15-20 منٹ بعد پیٹر نے جو چیز اس کے سامنے رکھی تھی اسے دیکھ کر وہ ایک دم پریشان ہوئی تھی۔ وہ اس چیز کو دیکھ ہوئی پہلی بار رہی تھی، لیکن اسے چھری کانٹا سنبھالتے دیکھ کر اس نے بھی چکتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھائے تھے۔ رابیل نے بڑے غور سے معاذ کے مہارت سے چلتے ہاتھوں کو دیکھا تھا، پھر اس کے دیکھیے کانٹا اور چھری سیخ پر رکھے تھے۔ جب تک وہ سمجھ پاتی وہ کانٹا منہ میں ڈال دیتا۔ اس نے دونوں چیزیں واپس ٹیبل پر رکھ دیں۔ وہ اس کا بغور خود کو دیکھنا نوٹ کر رہا تھا۔ کافی دیر سے اسے کھاتا نہ دیکھ کر معاذ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ عجیب و غریب شکل بنا کر سیخ کو گھور رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اگر سیخ نہیں پسند تو کچھ اور منگوا لو، اس کے اچانک پوچھنے پر وہ سٹ پٹائی تھی۔ نہیں، یہی ٹھیک ہے۔ وہ اسے جلدی سے چھری کانٹا اٹھایا تھا، اس کے ایک نظر ان کے ہاتھوں پر ڈالی تھی۔ فورک رائٹ ہینڈ، کانٹا سیدھے ہاتھ میں پکڑو اور نائف لیفٹ ہینڈ پر، چھری الٹے ہاتھ میں۔ اس کے کہنے پر رابیل نے ناسمجھی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ اسے جیسے معاذ کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ یہاں آ کر کنفیوز ہو گئی۔ بنا کچھ کہے اس کے ہاتھ سے چھری کانٹا لے کر صحیح طریقے سے پکڑا کر وہ پھر سے اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اسے اب بھی کھاتے نہ دیکھ کر اسے پھر سے اس کی شکل کو دیکھا تھا۔ کانٹے کو منہ میں ڈال کر اسے بولا تھا ایسے۔ اس کے اچانک بولنے پر وہ ایک دم سٹ پٹائی تھی۔ کانٹے کو سیخ پر رکھ کر معاذ نے اسے سینگ کو پیس کاٹ کر دکھایا تھا۔ اس کے دیکھا دیکھی بڑی مشکل سے وہ سیخ کا تھوڑا سا ٹکڑا کاٹ پائی تھی۔ سانس میں ڈبو کر اس نے جھجک کر سیخ کا ٹکڑا منہ میں رکھا تھا، لیکن عجیب سے ذائقہ پر اس کو ایک دم ابکائی آئی تھی۔ اس نے فوراً سے اپنے ہاتھ منہ پہ رکھا تھا۔ معاذ کی نظریں اس کے جانب اٹھی۔ تم اسے رہنے دو، میں تمہارے لیے سینڈوچ آرڈر کر دیتا ہوں۔ وہ اس کے آگے کولڈ ڈرنک کو گلاس رکھتا بولا تھا، ضرور یہاں کا سینڈوچ بھی اسی علم و غلم جیسا ہوگا۔ نہیں، مجھے بھی بھوک نہیں ہے، وہ گھبرائی تھی۔ یہ پیو۔ اس کی عجیب و غریب شکل دیکھ کر اس نے گلاس پکڑایا تھا۔ جب تک اس نے کھانا کھایا وہ سر جھکائے اپنے ہاتھوں کو مسلتی رہی۔ راستے میں اس کے لیے رول لے کر وہ لوگ 10:30 بجے گھر آئے تھے۔ معاذ کو سر میں ہلکا درد محسوس ہونے لگا تھا، جس میں بدتدریج اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ سارا راستہ وہ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالے دوسرے ہاتھ سے ہلکے سے سر کو دباتا آیا تھا۔ اس کو اندازہ ہوا تھا کہ معاذ کے سر میں درد ہے۔ آگے خیر سے بیٹیا۔ وہ ہاتھ میں تسبیح لیے صوفے پر بیٹھی اونگ رہی تھی۔ وہ شرمندہ سے سر چکائے اس کے پیچھے اندر داخل ہوئی تھی۔ یہ آپ کیوں اب تک جاگ رہی ہیں وہ؟ میرے لیے تو کبھی نہیں جاگتی۔ وہ انہیں اب تک جاگتا دیکھ کر شکوہ کر گیا تھا۔ آج آپ کی بہو کو لے گیا ہوں تو آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اسے پھینک نہ آؤں، ہے نا؟ ان کی جواب دینے سے پہلے ہی وہ دوبارہ بول اٹھا تھا۔ اسے سٹ پٹا کر معاذ کو دیکھا جو موبائل میں مصروف ہوا تھا۔ ایلو میاں، مانا کہ غصے میں باولے ہو جاتا ہے، لیکن اب اتنے بھی پاگل نہیں ہوگے۔ بیوی کو راستے میں کہیں پھینکا؟ بوا صوفے سے اٹھتی ویسے بولی جیسے کسی اور کے بارے میں بات کر رہی ہوں، جبکہ اپنی شریک حیات کے سامنے لفظ باولا معاذ فاروق کے کسی کو پسند نہیں آیا تھا۔ وہ سر جھکائے اب تک وہیں کھڑی تھی۔ باولوں کی کمی نہیں ہے بوا، یہ کھلا دیجیے گا اپنی بہو کو۔ وہ ان کے ہاتھ میں رول دیتا سیڑھیاں کی جانب بڑھتا گیا تھا۔ وہ اپنے آپ میں چور ہوئی تھی۔ ایلو میاں، یہ کیا بات ہے؟ تم بیوی کو کھانا کھلانے لے گئے تھے یا بھوکا مارنے؟ ایک نظر ہاتھ میں تھامے شاپر کے اندر ڈال کر انہوں نے حیرت سے اسے پوچھ کر دیکھا تھا۔ بھوکا مارنے، لیکن بچ گئی ہے آپ کی بہو، شکر کرے۔ اب بولتا ہوا وہ سیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔ اے بٹیا، یہ بوا کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو اس کی طرف دیکھا۔ بوا، وہ عجیب سی چیز تھی، مجھ سے کھائی نہیں گئی۔ وہ ہاتھ مسلتی شرمندگی سے بولتی۔ بوا اپنی مسکراہٹ نہیں روک پائی تھی۔ یہ میاں تمہیں انگریزی ہوٹل لے گیا تھا؟ ان کے بے ساختہ پوچھنے پر وہ شرمندگی سے لال ہوتی مزید سر چکا گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، کچھ سالوں میں عادت ہو جائے گی تمہیں بھی۔ انہوں نے ہنستے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ نہیں بوا، نہیں ہوگی عادت۔ اسی کا ذائقہ یاد کر کے اس نے عجیب سا منہ بنایا تھا۔ اس کی سادگی پر وہ نہال ہوئی تھی۔ میاں کی کوئی نیکی ہی تو ہے بٹیا، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ آباد رکھے۔ انہوں نے بے سخت اس کی پیشانی چومی تھی۔ دل میں نم آنکھوں سے رب کا شکر ادا کرتا۔ چلو اب جلدی سے یہ کھا کر اوپر جاؤ، شاباش، ہم سونے چاہ رہے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں شاپر تتی کمرے کی طرف بڑھی تھی، جبکہ وہ ابھی تک ان کی عادت پر دعا پر ساکت کھڑی چونکی تو تب جب وہ دو آنسو آنکھوں سے ہوتے ہاتھ میں تھمے شاپر پر گرے تھے، پھر کچھ خیال آنے پر آنسو صاف کرتے ہوئے کچن میں آ گئی تھی۔ یہ لے۔ وہ چینج کیے بنا بیڈ پر نیم دراز آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹا، سر کو ہلکے دبا رہا تھا۔ جب اس کی آواز پر اس نے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا۔ وہ ہاتھ میں کپ تھامے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں کھولنے پر رابیل کی آنکھیں جھکی تھیں۔ معاذ نے اس کے سندر روپ کو اپنی نظروں میں فوکس کیا۔ وہ ابھی تک اسی سفید لباس میں تھی۔ یہ کیا ہے؟ معاذ نے ویسے ہی لیٹے پوچھا تھا۔ اس کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کرتے اس کے جھمکے پر اٹکی تھی، ہمیشہ کی طرح۔ اس کی نظروں سے وہ اپنے آپ میں سمٹی تھی۔ چائے؟ وہ مشکل بول پائے تھے۔ چائے کیوں؟ نہ جانے کیوں معاذ کا دل چاہا وہ ایسے ہی اس کی نظروں کے سامنے سے کھڑے رہے۔ آپ کے سر میں درد ہے نا؟ تو اس بے خود نظروں سے اس سے بات مکمل کرنا مشکل ہوا تھا۔ اس کی بات پر ایک پل کو چپ ہوا تھا۔
یہ چائے پینے سر کا درد چلا جائے گا۔ اس نے آگے بڑھ کر کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا۔ اگر نہ گیا تو پھر کیا کروں؟ وہ ایک دم اٹھ بیٹھا تھا، نہ جانے کیوں۔ معاذ فاروق کو اس کے قریب کی تمنا ہوئی تھی اس لمحے۔ اپنے بہت قریب اسے دیکھ کر ابیل کی جان فنا ہونے لگی تھی۔ میں اللہ سے دعا کروں گی آپ کا درد ٹھیک ہو جائے، جلدی سے کہتی اس کے پاس سے ہٹتی بغیر رکے واش روم میں بند ہوئی تھی۔ واش روم کے بند راستے کو دیکھتے دیکھتے اس کے ہونٹوں کو ہلکی سی مسکان نے چھوا تھا۔ گہرا سانس لیتے ہوئے وہ دوبارہ سابقہ پوزیشن میں نیم تراش ہوا تھا۔ اسے اندازہ ہوا تھا یہ درد چائے سے ٹھیک ہونے والا نہیں تھا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں بند کی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے چائے نماز جگہ پر رکھی تھی۔ نماز کے دوران ہی اسے کمرے میں پھیلتی سگریٹ کی بو سے اندازہ ہو گیا تھا وہ سگریٹ پی رہا ہے۔ اس نے اس کی طرف دیکھا تو وہ آنکھوں پر بازو رکھے شاید سو رہا تھا۔ اس کی موجودگی میں اچانک کیوں ابیل کا دل الگ لے پر دھڑکنے لگتا تھا۔ 11:30 بجے جاتی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے سونے کے ارادے سے کاؤچ کی طرف بڑھی تھی۔ سنو، لیکن پیچھے سے اس سے پکار پر ایک پل کو دل کے ساتھ وہ بھی رکی تھی۔ جی وہ پلٹی تھی، چائے ویسے ہی پڑی تھی۔ ادھر آؤ، اس کے بلانے پر ابیل وہی ساکت ہوئی تھی۔ بوا کے میڈیسنز میں پین کلر ہوگی، وہ لے آؤ۔ وہ اپنا سر دباتا بولا۔ وہ سر ہلا کر جلدی سے کمرے سے نکل گئی۔ کچھ لمحوں بعد وہ ہاتھ میں ٹیبلٹ اور پانی کا گلاس لے اس کے پاس آئی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے نیم تراش تھا۔ سنیے، وہ دھیمی آواز میں پکارا۔ معاذ نے آنکھیں کھولی تھی۔ سرخ نیند سے بوجھل خمار آلود آنکھیں۔ ابیل کا دل شدت سے سکڑ کر پھیلا تھا۔ وہ آنکھوں کو دوبارہ بند کر چکا تھا۔ یہ دعائیں لے لیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیا؟ وہ پریشانی سے بولتی اس کے تھوڑا اور قریب ہوئی تھی، لیکن وہ ویسے ہی لیٹا رہا تھا۔ اس کی پریشانی میں اضافہ ہوا تھا۔ اس نے ٹیبلٹ اور گلاس ٹیبل پر رکھ کر اپنے ہاتھوں کو مسلا تھا، پھر ایک نظر اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو دیکھا تھا۔ شاید طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب ہے، میں بوا کو بلا کر لاتی ہوں۔ خود کلامی کر کے وہ پلٹنے کو تھی جب معاذ نے اس کی کلائی کو تھام کر اسے روکا تھا۔ ابیل کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ تمہیں سرد مانا آتا ہے؟ اس انوکھے سوال پر ابیل نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تھا، لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا، ایک دم جھجکتے ہوئے فوراً سے ہٹا بھی لیا تھا۔ یہاں بیٹھو پلیز، میرا سر دباؤ۔ معاذ نے دوبارہ سے اس کا ہاتھ تھاما کر اسے بیڈ پہ بیٹھنے کا کہا تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بیڈ کی دوسری سائڈ کی جانب بڑھنے کو تھی جب اس کی اگلی فرمائش پر اس کے قدم رکے تھے۔ لائٹ آف کر دو۔ لائٹ بند کرتی وہ من قدم اس کے لیے اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ اس نے اپنا کامتا ہاتھ معاذ کی پیشانی پہ رکھا تھا۔ اس کے پاس سے آتی مخصوص خوشبو اس کی قربت ابیل کے حواس طلب کر رہی تھی، تو دوسری طرف درد کی شدت سے بے حال ہوتا معاذ اس نے اپنا سر اس کی گود میں رکھا تھا اور ابیل کو لگا کائنات تھم سی گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچتی معاذ نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہونٹوں پر رکھا تھا۔ میں اس کا دل پسینہ توڑ کر نکلے تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے اسے خاموش کروا چکا تھا۔ بیدار ہوتے حواسوں کے ساتھ اس نے گہرا سانس اندر کر کھینچا تھا۔ اپنے بہت ہی پاس بھینی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے اس نے مندی آنکھوں کو کھولا تھا، لیکن معاذ فاروق کو حیرت کا ایک جھٹکا لگا تھا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے بڑی شان سے سو رہی تھی، جبکہ اس کا اپنا بازو اسے کسی قیمتی متاع کی طرح اپنے حصار میں لیا ہوا تھا، لیکن لمحے کے 1000ویں حصے میں اس نے اس کا سر خود سے ہٹا کر بیڈ پہ پھینکا تھا۔ وہ جو بڑے سکون سے میٹھی نیند سو رہی تھی، اس اچانک افتاد پر ایک دم آنکھیں کھولنی تھی۔ اپنے بہت قریب اسے خود کو خون شام نظروں سے گھورتے ہوئے دیکھ کر وہ مارے ڈر کے آپ اٹھ بیٹھی تھی۔ لمبے بال پشت پہ پھیلے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہا تھا نا اپنی حد میں رہنا۔ وہ اسے بازو تھام کر گھرایا تھا۔ ابیل کے اوسان قطع ہوئے تھے، اس کا ننھا سا دل کچھ سمجھ نہ پایا تو سسک اٹھی۔ آپ کی طبیعت؟ رات اس کے کھلے بکھرے بالوں پر نگاہ پڑتے معاذ فاروق کو گزری رات اپنے بے اختیاری یاد آئی تھی۔ وہ یہ کیا کر بیٹھا تھا؟ معاذ فاروق خود سے کیے سب دعوے توڑ بیٹھا تھا۔ دفعہ ہو جاؤ میری نظروں سے۔ وہ جیسے اپنے آپ میں نہیں رہا تھا۔ اس نے اس کے بازو کو بے ترجیح سے دھکا دیا تھا۔ وہ گرتے بچی تھی۔ جسٹ گیٹ آؤٹ آف مائی سائٹ، میری نظر سے دور ہو جاؤ۔ اب کہ وہ دانت بھینچ کر چلایا تھا، ہونٹوں پر ہاتھ رکھتی ہوئی وہ بنا دوپٹے اور چپل کھلے پالوں کے ساتھ بھاگتی اس کے کمرے سے نکلی تھی۔ صد شکر کہ بوا سو رہی تھی۔ منہ پر ہاتھ رکھ کے اس نے خود کو واش روم میں قید کیا تھا۔ رات اس مہربان روپ دیکھ کر وہ اسے تو سمجھی تھی زندگی کو اس پر رحم آیا ہے، لیکن یہ تو زندگی کا دوسرا بھیانک روپ تھا شاید۔ وہ کپڑوں سمیت شاور کے نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اللہ جوڑی سلامت رکھے، ماشاءاللہ، خوش رہو، اللہ ہمارے بچوں کو ڈھیروں خوشیاں نصیب کرے، آمین۔ بوا نے اس کا نہایا دھویا نکھرا روپ دیکھ کر بلائیں لے ڈالی تھی۔ بوا کی دعاؤں پر جہاں شرم و حیا سے اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا، اس کی آنکھیں بھی بھیگی تھی جو کہ ان سے مخفی نہیں رہ سکی تھی۔ ارے بٹیا، رونے کیوں لگ گئی ہو؟ انہوں نے ہنستے ہوئے اسے گلے لگایا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے خود کو سنبھالا تھا، لیکن آنسو تھے کہ بہہ چلے جا رہے تھے۔ انہوں نے اسے کندھوں پر سے تھام کر اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ تبھی وہ کچن میں آیا تھا، دونوں کو نظر انداز کرتا گلاس لیے فریج کی طرف بڑھا تھا۔ اسے دیکھ کر بوا محبت سے مسکرائی تھی۔ ابیل کو کیا نہ یاد آیا تھا۔ شرم و حیا اہانت کے ساتھ اس کے چہرے کی سرخی میں اضافہ ہوا تو اسے جلدی سے رخ موڑا۔
موڑا تھا بس اب جلدی سے ہمیں نانی دادی بناؤ تم دونوں، تاکہ ہمیں بھی احساس ہو کہ ہم بوڑھے ہو چکے ہیں۔ ان کی بات پر عابیل کا چہرہ کانوں کی لو تک سرخ ہوا تھا، تبھی اس کے ہاتھ میں تھاما گلاس پوری قوت سے سامنے دیوار پر دے مارا تھا۔ دونوں نے ٹہل کر اسے دیکھا تھا۔ بوا، اس نے اپنی حد خود مقرر کی تھی، آپ بھی خواب دیکھنا چھوڑ دیں، مجھے بچے نہیں پسند نہیں، وہ زہر آلود لہجے میں کہتا۔ اس کے دل کے نہ جانے کتنے ٹکڑے کر کے کچن سے نکل گیا تھا۔ بوا سینے پر ہاتھ رکھتی اس کے پیچھے گئی تھی۔ اے میاں، کیا اول فول بول رہے ہو؟ اللہ کا نام لو۔ ان کی بات کو نظر انداز کرتا وہ تیزی سے لاؤنج کا دروازہ پار کر گیا تھا۔